हेलो एवरीबॉडी, यू वाचिंग मी लाइव। जल्दी से एक बार सभी प्यारे बच्चे बता देंगे कि मैम आप ऑडिबल हो, विजिबल हो एंड सारी चीजें बढ़िया एकदम। गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तन्वी, गुलशना, संजीव, संतोष, देव, मुस्कान, शिवम, आसिफ, मनीष, काजल, विशाल, पूर्वी, मुस्कान, रुबीना। ओके, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। गुड मॉर्निंग। तुमने मेरा पेन चेंज कर दिया आज फिर से। चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन, विजिबल। चलिए बढ़िया है। आशा करते हैं कि आज की क्लास में कोई नजर नहीं लगेगी और बहुत बढ़िया से सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में हम लोग जो हमने कल पढ़ाई करी थी, मैराथन करी थी सिविक्स की, उसे के ही बहुत सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने वाले हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन आता है वो देखने वाला है। कुछ क्वेश्चन ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर से ही जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो हम थोड़े बहुत कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको नए देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सारी चीजें हैं। ओके, तो क्या करने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग जो है, आज की क्लास में जो हम लोगों ने कल 6 to 8 की जो मैराथन करी थी सिविक्स की, उसी के ही किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों का ये रिवीजन सीरीज है जहां पर कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है और कुछ क्वेश्चंस नए हैं। लगभग 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। रही बात, ध्यान से सुनना, रही बात जो कल की पीडीएफ है, बहुत बच्चों को नहीं मिल पा रही है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पर जाना है और आप जब इस प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको एक ब्लू कलर की लिंक दिखेगी। एज सुन एज आप उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको एक टेलीग्राम चैनल पर ले जाएगा, जहां पर हम आपके साथ सारी पीडीएफ शेयर करते हैं। ठीक है, आज की जो पीडीएफ होगी ये भी वहां पर मिलेगी, आज जो हो चुकी है वो भी वहां पर आपको मिल जाएंगी। मीडिया में जाके यहाँ पर आप उसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ठीक है, जल्दी बताओ। संजीत बेटा जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी? उसमें एक्चुअली ना मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि उसको पब्लिक कैसे करें। यहाँ तो वो पब्लिक हो नहीं पा रही है मुझसे प्रोफाइल। उसमें बोलता है कि मैं लिंक से ही ज्वाइन करूंगा लोगों को। बताओ मैं क्या करूँ इसमें? ठीक है, अगर आपको पता है तो मुझे बता देना जरूर। चलिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद द क्लास। जल्दी से सवालों का ये जो सिलसिला है ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बताएंगे आंसर। ठीक है, पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है किसी और से, क्योंकि उसकी सरकार एक बेहतर स्वरूप है, क्योंकि ये लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है, यह प्रतिनिधिक सरकार होती है, यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करती है। कल हमने ये जो पढ़ा था पूरा का पूरा चैप्टर जो हमें सिखाता है, जो हमें पहले नेपाल का एग्जाम्पल दिखाता है और किस प्रकार से नेपाल 2008 में, किसमें, नेपाल जिस प्रकार से 2008 में डेमोक्रेसी, मोनार्की से डेमोक्रेसी बन जाता है। तो फिर जब हमारा चैप्टर की शुरुआत होती है तो हमें ये बहुत सारी कहानियां सुनाता है कि देखो नेपाल के साथ ये हुआ था, वहां पर लोग जवाबदेही नहीं थे, जो भी मोनार्की चाहती थी वो अपने आप से कर लेती थी, जिसको भी चाहती थी उसको भी चुन लेती थी, और कोई इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं पता होती थी। तो जल्दी से बताएंगे। बहुत ही मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है। क्यों भाई? ठीक है, चलिए शालिनी बेटा जल्दी से यहाँ पर आंसर करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है? लोकतंत्र सरकार है और वो जो भी करेगी वो आपको हमेशा उत्तरदायी होगी, है ना? ये तो आपको पता ही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो हमारा करेक्ट हो ही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारी जो सरकार होती है वो अकाउंटेबल होती है, लोकतंत्र की जो सरकार होती है ना? 2006 तक उसका स्ट्रगल चला है, लेकिन 2008 में उसको मोनार्की से डेमोक्रेसी का टाइटल मिला था। लेटर ऑन उसने बहुत बाद में जाके अपना संविधान बनाया था। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है। हाँ जी मैम, 15 करोड़ लोग जाते हैं और अपने 543 लोग चुन के आ जाते हैं। बढ़िया से ही रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है। अब ये कौन बताएगा कि सी ऑप्शन सही है? नहीं, डायरेक्टली फुलफिल ऑल द नीड्स ऑफ द पीपल। क्या सरकार डायरेक्टली हमारी नीड फुलफिल करती है या इनडायरेक्टली? है ना? जल्दी से। बहुत बढ़िया ध्रुवकांत बेटा, वेरी नाइस। ये डायरेक्टली फुलफिल नहीं करती हमारी नीड। जो डेमोक्रेसी होती है वो डायरेक्टली हमारी नीड फुलफिल नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वो इनडायरेक्टली आपका काम करेगी, है ना? सी गलत है, वो इनडायरेक्टली हमारे लिए काम करती है। हमें रोड बनवानी है, हमें सड़कों का है, हमें स्ट्रीट लाइट्स है, तो वो इनडायरेक्टली सारा काम हो रहा है। कभी भी वो आपके घर पे आके नहीं बोलेंगे लाइए तुम्हारी लाइट सुधार देते हैं, है ना, लाइए तुम्हारा ये पर्टिकुलर काम कर देते हैं। तो वो इनडायरेक्टली काम करते
हैं, और ये यहाँ पर हमारा ऑप्शन का गया, ये हमारा ऑप्शन यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से लोगों की सारी जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। ठीक है, तो आंसर आप बदलो और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी बेटर है सभी से, ये आपको पता है। ओके, बेटर क्यों है इतना जान लो, क्योंकि ये लोगों की सुनती है, ये अकाउंटेबल होती है ना, ये उत्तरदायी होती है, समझ गए। ये लेजिटिमेट होती है। लेजिटिमेट मतलब क्या होता है, जिसको आपने चुना है, ऐसा नहीं कि इलीगल तरीके से वो अरे आज तो प्रधानमंत्री जी मोदी बन गए, हमें तो पता ही नहीं चला, रातों रात ही डिसीजन हो गया। नहीं भैया, पूरा माहौल जमाया जाता है, सब कुछ पता है आप लोगों को, है ना। चलो एक बात बता दो, इलेक्शन कमीशन जो है कितने टाइप का है हमारे पास? इलेक्शन कमीशन कोई बता सकता है? चुनाव आयोग कितने प्रकार का है हमारे पास, कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी भाई दिमाग सड़ जाए, यहाँ पर जो है सीटेट वालों को उन्होंने पूछ लिया। आर्टिकल 324 में है ना, आर्टिकल 324 में प्रावधान दिए हैं कि 315 में, जल्दी से बताओ गलत है या सही है? बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही। दो टाइप के होते हैं, कितने? दो टाइप के। एक इलेक्शन कमीशन है जो दो प्रकार के इलेक्शन करवाता है। जो हमने लेयर पढ़ी थी ना सरकार वाली, देखो कितने डिटेल में सारी चीजें तुमको बता रहे हैं। जो हमने सरकार वाली लेयर नहीं पढ़ी थी ऐसे वाली, कि तीन लेयर होते हैं ऐसे करके, ऊपर सबसे ऊपर नेशनल गवर्नमेंट होती है, नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है और नीचे लोकल गवर्नमेंट होती है। याद रखना, ध्यान से सुन लो, बहुत सिंपल तरीके से सुन लो, यही तुमसे पूछा जाएगा कल को कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कौन करवाता है। तुम बोलोगे अरे इलेक्शन कमीशन ही तो करवाता होगा, नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा है, राज्य चुनाव आयोग। लेकिन जो ऊपर के दो स्तर हैं, जो ऊपर के दो लेवल हैं, जल्दी से देखो, सुप्रीम कोर्ट नहीं बेटा, यहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इलेक्शन यही लोग करवाते हैं। प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो 73rd और 74th अमेंडमेंट से आई थी, उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया था, ताकि यहाँ पर भी रेगुलर इलेक्शन हो सके और जो चुनाव हो रहा है वो बहुत बढ़िया से हो, और जो बदलाव और जो विकास हो वो बिल्कुल एकदम कहां से हो, गांधी जी की जो कहावत है, ग्राउंड रूट से हो, बिल्कुल एकदम निचले जो है स्तर से हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो मीडिया वाले से बता दिया हमने सवाल, ठीक है, चलो जल्दी से बताओ मीडिया वाला सवाल। फिर भी इतना एक्सप्लेन कर रहे हैं कि रहा ही नहीं जाता है बिना एक्सप्लेन करे। क्यों ही हम किसी भी नॉलेज को बार बार ना बताएं, राइट करिश्मा? चलिए बेटा आंसर करेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ढूंढना है, यानी कि कौन सा सही होगा। कह रहा है कि निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए संचार माध्यम यानी कि मीडिया को संतुलित व स्वतंत्र समाचार उपलब्ध कराना चाहिए। इससे आसान हलवा सवाल होगा कोई? ठीक है। कारण कह रहा है, कारण में मैंने आपको क्या बोला है, क्या क्योंकि लगा दो। जब भी असर्शन रीजन आए, कुछ भी नहीं करना है, दो सेंटेंस के बीच में बिकॉज लगा दो या क्योंकि लगा दो, है ना। अब हिंदी इंग्लिश का तो तुम्हें पता ही क्या करना है ना। चलिए अब देखो क्या कह रहा है कि इन ऑर्डर टू फंक्शन इम्पार्शली द मीडिया शुड प्रोवाइड बैलेंस्ड एंड इंडिपेंडेंट न्यूज बिकॉज मोस्ट मीडिया लाइक टीवी और न्यूज़पेपर आर ओन्ड बाय बिग बिजनेस हाउसेस। हाँ हम मानते हैं, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सब कुछ उन्हीं के वजह से होगा। दोनों क्या है, दोनों सही नहीं है या दोनों गलत है, जल्दी से बताओ क्या बात है। ठीक है, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए है, बिल्कुल। हाँ भाई ए ही है हमारा आंसर, है ना। मैम मेरा नाम राहुल है, नाम तो सुना होगा। नहीं मैंने नहीं सुना। चलो जल्दी से बताओ क्या लगता है तुम लोगों को आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। मैम बी, ए नहीं है भाई, आंसर ए नहीं है। ए नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखो ध्यान से तो सुनो पहले, क्या कोई रिश्ता है इन दोनों के बीच में? चलो करते हैं। एक तो ये माइक मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है, इतनी जिम्मेदारी मेरे कानों पे डाल दी है इस माइक ने, और एक ऊपर से देखो ये चिपक गया। अरे देखो पढ़ते हैं, ओके सवाल को पढ़ते हैं। देखो देखो देखो, इन ऑर्डर टू फंक्शन इम्पार्शली द मीडिया शुड प्रोवाइड बैलेंस एंड इंडिपेंडेंट न्यूज। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। कोई भी न्यूज चैनल होगा तो बहुत बढ़िया बात बताएगा। अगर उसको बहुत बढ़िया बताना है तो दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। जो काजल ने किया वो भी बताया और जो सुमिता ने करा वो भी बताया, और दोनों का जो भी निष्कर्ष होगा सबको पता चल जाएगा कि दोनों ने बहुत मेहनत करी, इनका सीटेट पार करवा दो इस बार। लेकिन अब ये इसका क्या मतलब कि मोस्ट मीडिया हाउसेज लाइक टीवी न्यूज़पेपर वो बिग बिजनेसमैन के होता है। बिग बिजनेसमैन ऑनेस्ट होता है, कुछ रिश्ता नहीं
आई है इनके बारे में, तो यहाँ पर आंसर बी होगा। दोनों स्टेटमेंट सही हो सकता है, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि अंबानी जी का चैनल कौन सा है, ठीक है, और तुम मजे से देख रहे होगे, या फिर तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि अंबानी जी का कौन से चैनल में बहुत मोटा पैसा लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। डेफिनेटली बहुत सारे मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी बड़े बड़े बिजनेसमैन के ही होते हैं, हमारे तो है नहीं भैया, हम तो अपना काम चला रहे हैं बस, है ना। लेकिन ऊपर वाली स्टेटमेंट और नीचे वाली स्टेटमेंट दोनों सही है, बट लोगों के बीच में रिश्ता नहीं है इन दोनों के बीच में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया तरीके से करो। बताओ, सेपरेशन ऑफ पावर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर में थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश की थी, अब बताओ डॉक्ट्राइन और सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब होता है, शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। अच्छा, सिद्धांत पूछा है हमसे, क्या पूछा है, बंटवारे का सिद्धांत बताओ। हमारा बंटवारे का तो ये सिद्धांत है कि भारत के बहुत सारे टुकड़े हो गए, है ना। चलिए, कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेंगे। सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के काम करने का उत्तरदायित्व या फिर भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। सही बात है भाई, है ना। मान लीजिए कि हमारा एक ऑर्गन है और एक ऑर्गन है आंखें। आंखें का काम है देखने का और दिल का काम है धड़कने का। अब दिल बोले कि नहीं, आज मैं तुम्हारा देखने का काम करूंगा और तुम मेरा धड़कने का काम कर लो, तो आप बोलोगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट अंडरटेक द फंक्शन, जिसका जो काम उसी को साझे। बिल्कुल सही बात है, तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे पर आ जाते हैं, तो कहता है कि एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शन ऑफ अनदर ऑर्गन। बिल्कुल सही बात है। या तो एक दूसरे की जिम्मेदारी भी मत लो और एक दूसरे का, अरे तू बढ़िया से नहीं देख रहा है, तू बड़ी से धड़क नहीं रहा है ना। इस प्रकार से अन्नपूर्णा बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दोनों ही स्टेटमेंट, दोनों ही कथन सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, वो तो बता दो, इन कौन से ऑर्गन्स की बात हो रही है, फेफड़ों वेफड़ों की तो बात हो नहीं रही है, कौन से ऑर्गन्स की बात हो रही है ये तो बता दो, ठीक है। ठीक है, जितने भी बच्चों को थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही है, जो 80 85 तक अटक रहे हैं, वो मॉक पेपर करो अब, ठीक है। बीच में ही टिप दे दी क्लास के। वेरी गुड। वो कौन से ऑर्गन्स होते, ऑर्गन्स पूछे हैं, वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं। दैट इज सभा, वेरी नाइस। दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी ऑर्गन है। ये एकदम दिल, फेफड़े और जो है यहाँ पर दिल का काम करते हैं, ठीक है। ओके हाँ, तो ये हमारे ऑर्गन्स हैं। लेवल्स अलग होंगे, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल्स ऊपर से नीचे, ऑर्गन्स सेम, सबका अब अपना काम है, ठीक है। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी और सी, यानी कि ए और बी, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही है। दोनों ही करेक्ट है, वो दोनों ही एकदम सत्य घटना पे आधारित है। चलिए, बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला, कदापि नहीं रुक सकता, कोई मतलब ही नहीं है सवाल के रुकने का, ठीक है। कल्पना बेटा आंसर बताएंगे। रोजा पार्क जो है वो मना कर देती है अपनी सीट देने से, करना मतलब, और इसके लिए जब उसको सीट देने से मना कर देती है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भाई यूएसए कह लो, में किस आंदोलन की शुरुआती एक बिंदु बन जाता है। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही महान महान सवाल है, एंड दैट इज सिविल राइट्स मूवमेंट की यहाँ पर शुरुआत हो जाती है, और जो कि 1964 में यहाँ पर आपको होते हुए नजर आएगा। परफेक्ट है। रोजा पार्क एक ब्लैक महिला थी, यानी कि जो अफ्रीकन ओरिजिन से थी, अफ्रीकन अमेरिकन थी, वहां पर रह रही थी, और उससे एक आदमी आता बोलता है, अरे तुम खड़ी हो जाओ, अच्छी नहीं लग रही हो। वो बोलते, एक मारूंगी ना तो जो है यहीं पे रोने लग जाएगा, ठीक है, नाक तोड़ दूंगे मुक्का मार के। और फिर वहीं से इनकी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, और वहीं से एक आंदोलन भी शुरू हो जाता है। मजा आ रहा है ना क्लास में, बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से आप अपना पेपर में भी कर लोगे, ठीक है। चलो, सेटिंग एजेंडा का क्या मतलब होता है, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने का अभिप्राय क्या है, बताओ भाई, अभिप्राय बताओ, अभी अभी के अभी बताओ, क्या प्राय है इसका, अभिप्राय का। मीडिया विषय वस्तु जिसे सरकार द्वारा सेंसर किया जाएगा, एक ऐसा एजेंडा जिसको, जो एजेंडा ऑफ द मीडिया जो आते ही सरकार वाली है, इसको नहीं छापेंगे, ठीक है। हाँ, मीडिया का किसी एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडा का प्रचार करना, गलत बात है ना। एक स्वतंत्र मीडिया हो, घटना जिसका कोई भी पूर्व निर्धारित एजेंडा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अपना राम भरोसे चले जा रहे हैं। मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना, है ना। अगर मान लो कि आज न्यूज में दिखाया जा रहा है कि आज तो विशाल ने 2-3 जो है आलू के पराठे खा लिए, 1-2 किलो मक्खन खा लिया है और वो सो रहा है, ये तो कोई भाई बात नहीं हुई, है ना। ये तो कोई बात नहीं होगी, वो विशाल की निजी जिंदगी जो है टीवी पर टेलीकास्ट करे। लेकिन साइड वाले जो है, जो लोग दो हैं, वो उनमें संप्रदाय हिंसा हो गए, दो लोग आपस में लड़ रहे थे, उनका सुलझावा किया, मीडिया ने सारी बातें कवर करी। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं कि मीडिया इश्यूज को आइडेंटिफाई करे और उनको जो है जनता तक लाए, और उसके बारे में क्या किया जा सकता है, उसका
हल निकाले, भैया नौकरियां नहीं है, भैया वैकेंसी नहीं है, निकालो फिर। मीडिया बात करे बच्चों से हमारे, अरे भैया बहुत परेशान है बच्चे, हैं 700 तुम हर जो है बार फीस ले लेते हो, ऐसे थोड़ी होता है वंस इन अ लाइफ टाइम फीस होनी चाहिए ना ये, कि भाई बच्चा फिर एक बार फीस दे दे तो बार बार उसका नहीं लो तुम फीस, है ना, तो उसको भी टेंशन नहीं हो, वो बोझ नहीं बने किसी पर, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सारी चीजें आपको समझनी होंगी। देखो एसएसटी ना है ही जो है ऐसा ही कुछ सब्जेक्ट एसएसटी, जहां पर तुम अपनी निजी जिंदगी से समझ समझ के उसको कर सकते हो, है ना। चलो करते हैं, अरे पूरा ही इंग्लिश में आ गया ये तो कोई बात नहीं, करते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सेकुलरिज्म, क्या होता है सेकुलरिज्म, पढ़ा दिया सब कुछ, बहुत बढ़िया मैम, यहाँ पर जो है वो जो है बहुत मजा आ गया, है ना। चलिए कह रहा है कि सेकुलरिज्म का, पहले ये देख ले इसके ऑप्शंस है क्या, बहुत सारे, हाँ भाई ऑप्शंस है, इतना बड़ा सवाल है भारी भरकम सा, तीन जो है ऑप्शन और ये चार ऑप्शन है। चलो करते हैं कोई बात नहीं। कह रहा है कि स्टेट और रिलीजन कैन इंटरफेरेंस, नीदर स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेस इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर, बोल नहीं सकता है, न राज न धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल दे सकता है, जो भाई एक दूसरे कूट कूट के मार डालो, है ना। इंडियन स्टेट मस्ट मेंटेन अ प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस फ्रॉम रिलीजन, थोड़ी सी बात तो सही लग रही है। इंडियन नहीं, स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन द पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटीज, चलो एक सी ऑप्शन को देख लेते हैं। कह रहा है कि अब राज्य जो है यानी कि जो पूरा देश है वो किसी भी कम्युनिटी के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तुम लोगों ने सुना होगा एक जो है यहाँ पर ट्रिपल तलाक सुनाई होगा, जिसमें कि बहुत सारी महिलाएं जो थी वो काफी परेशान थी और उन्होंने बहुत सारी अपील डाली कि जो पुरुष होते हैं वो 3 बार तलाक बोल देते हैं तो महिलाओं का तलाक हो जाता है, जो कि फिर बाद में रिजॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारा एक जो है यहाँ पर प्रावधान लेके आया गया, संविधान में बदलाव किया गया, तो डेफिनेटली पर्सनल लॉज में कहीं ना कहीं आपको सरकार हस्तक्षेप करते हुए दिख जाएगी। फिर कह रहा है कि स्टेट इज सपोज टू प्रिवेंट डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी बाय अनदर कम्युनिटी, कह रहा है कि जो भी अगर मान लो हिंदी में पढ़े, हाँ वेरी गुड एवरीवन, तो राज्य द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि धार्मिक समुदाय दूसरे समुदाय पर प्रभुत्व स्थापित ना करें, मतलब कि अगर मैं कहूँ मेरा धर्म बड़ा है और मैं तुझको मार दूंगा जान से, है ना, ऐसे नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कल्पना बेटा जस्ट कीप डूइंग मॉक्स, अभी जितना भी टाइम बचा है इसमें मॉक्स करो, लगातार मॉक्स करो एंड अंडरस्टैंड कि आपकी कमियां कहाँ पर है। सीडीबी में कमी है, हिंदी में कमी है, इंग्लिश में कमी है, एसएसटी में कमी है, जो भी कमियां हो उसको निकालो। और वो तो जब आप टेस्ट देते हो तो उसमें दिखा भी देते हैं कि आपकी कमियां हैं कहाँ एक्चुअल में, है ना। चलिए बताओ आपको क्या लग रहा है, अच्छा दो ही सही होंगे भाई, ए बी सी, सॉरी ए बी बी सी बी डी ए डी, बताओ क्या होगा आंसर, सभी प्यारे बच्चों का आंसर आने लगा है, चलिए बताएं। चलो करो फिर से दिखा दे एक बार इंग्लिश में क्वेश्चन, एक तो ना ये आगे पीछे इतने बड़े बड़े सवाल हो जाते हैं ना, जो कि हमारे को भी ऐसा लगता है कि एक बार हिंदी में पढ़ते हैं बच्चे, एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। चलो बेटा करो, ठीक है वेरी गुड, हाँ हमारा सही आंसर बिल्कुल सही है। देखो एक तो हमें इंडियंस, देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम कलर कि बिल्कुल कुछ भी नहीं करना चाहिए, इंटरफेस ही नहीं करना चाहिए। अरे नहीं भाई, दो लोग लड़ रहे हैं तो उनका झगड़ा तो जो है छुटवाना पड़ेगा ना। मान लो कि अनुपम और स्वाति यहाँ पर एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए किसी चीज को लेकर, अब बोले बेटा क्यों लड़ रहा है, ऐसे थोड़ी होता है ना, हम बड़े हैं तुमको समझा रहे, इस प्रकार से सरकार इंटरवीन करती है। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट गलत है, अपने को ढूंढनी है करेक्ट। इंडियन स्टेट मस्ट मेंटेन अ प्रिंसिपल डिस्टेंस, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ये भी नहीं है कि वो हर छोटी छोटी, अरे आज तो 4 बजे उठे हो, तुमको कल 4 बज के 1 मिनट पे उठना था, नहीं, वो आपको एक प्रिंसिपल डिस्टेंस बनाते हुए दिखेगी। इंडियन स्टेट से यहाँ पर भारत की सरकार जो है, एक व्यक्तित्व का बात नहीं हो रहा है, पूरी सरकार जो है वो कभी भी आपको यहाँ पर कोई भी धर्म फोर्स नहीं कर सकती है। तो बी सही है, उसको एक डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। अब स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन द पर्सनल लॉ ऑफ द कम्युनिटीज, ये भी नहीं हो सकता। अभी मैंने आपको ट्रिपल तलाक का मतलब दिया, ट्रिपल तलाक ये पर्सनल लॉ ही था मुस्लिम कम्युनिटी का, लेकिन वो महिलाओं के लिए बहुत ट्रबलसम था। महिलाएं खुद परेशान थी, मुस्लिम महिलाओं ने कंप्लेन की कि उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा एक ट्रबलसम हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और जो मतलब उनके जो शौहर होते हैं वो बाद में सॉरी भी बोलते थे, लेकिन ऐसी चीजों का फायदा नहीं होता था। तो अब उस चीज को बैन कर दिया, उस चीज को हटा दिया गया। तो डेफिनेटली स्टेट इंटरफेयर करती है, लेकिन स्टेट ये भी कहती है कि कोई भी अपना प्रभुत्व जो है दूसरे धर्म पर ना दिखाए। तो बी और डी सही होंगे, कहाँ है हमारा बी और डी, ऑप्शन नंबर सी बी और डी सही होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया जो है अगला सवाल करते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है, पिछली बार कराया भी है। जुडिशरी वाले चैप्टर में ही कॉर्नर में एक फोटो है, यानी कि अगर आप जो है पहले जो जुडिशरी का मतलब
पीडीएफ डाउनलोड करोगे दूसरे पेज पर ही यहाँ पर एक ऐसे बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में ही ये सवाल आ गया उस बॉक्स में से। और क्योंकि जो है इनके पास बहुत सारे सवाल अब बच रहे हैं, कहाँ से पूछने के, बॉक्सेस में से पूछने की सवाल की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई है। देखो फेडरल कोर्ट होता था, प्रेडेसर है सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही आंसर है। वैसे मैंने आपको सवाल पहले भी कराया है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा जो एक गवर्नमेंट अधिनियम आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1935, ये हमारा बहुत इससे भी पहले बहुत सारे अधिनियम आए। इस प्रकार के अधिनियम जब आते थे तो कुछ ना कुछ ये अपने साथ नई नई चीजें लेके आते थे कि आज तुम्हारा इंस्टीट्यूशन बना देंगे, आज कलकत्ता यूनिवर्सिटी बना देंगे, आज फलाना बना देंगे। तो ये जो अधिनियम आते थे, यानी कि भारत सरकार अधिनियम कहते थे इनको, हमें लगता था हाँ भारत सरकार की बना रही होगी, हमें पता ही नहीं चलता था क्या चल रहा है, पूरा सिस्टम है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इस अधिनियम में फेडरल कोर्ट का एक तरीके से स्टैब्लिशमेंट हुआ था यहाँ पर। फिर उसके बाद क्योंकि मैम जब तक हम आजाद हुए, जब हमारा संविधान बन गया, तो हमने उसका नाम भी चेंज कर लिया और हमने उसको फेडरल कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट कहना शुरू कर दिया, जिसकी पहली जो जो मीटिंग थी वो 28 जनवरी 1950 को हुई थी। क्लियर है? तो इस प्रकार से रंजन बेटा आपको सारी चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का पहला नाम क्या था, एंड दैट वाज फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए ओके, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, चलिए देवी और सज्जनों करते हैं, करो जल्दी से। मनीष बेटा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर, उसको क्या कहते हैं? जब भी संविधान केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन रूपरेखा स्पष्ट की गई हो, उस शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? एंड दैट इज नन अदर देन, बहुत ही बढ़िया अंजलि, सुषमा, प्रगति, विशाल, लक्ष्मी, पूजा, हेमा, तन्वी, विशाल, बहुत बढ़िया, दैट्स नन अदर देन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म जो है हमारे यहाँ पर, फेडरलिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, क्या है? डिवीजन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3 और लेवल नंबर 4। क्या है लेवल नंबर? लेजिस्लेटिव पावर किसके? सेंटर, यानी कि हमारी मेन इंपॉर्टेंट, सेंटर में कौन बैठा है? प्रधानमंत्री जी। हर एक राज्य के पास अपने चीफ मिनिस्टर होंगे, सीएम, और लोकल गवर्नमेंट आपको पता ही है। ठीक है, चलिए कर लोगे, बाकी ऑप्शंस कराने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें 3 सदन होते हैं, तीनों मिलके अपना बढ़िया मस्त जो है अपना लिखा जोखा चलाते हैं, एक दूसरे पर कोई अपनी दबदबा नहीं दिखा, एक कानून पास होगा। एट द एंड ऑफ द डे सबसे पावर लोकसभा ही सबसे पावरफुल होती है, क्योंकि वो लोगों की सभा है, वो लोगों ने अपने लोग भेजे हुए हैं, है ना, क्योंकि खुद नहीं आ सकते, उन्हें सोना भी तो है। उसके बाद अध्यक्ष जो है प्रेसिडेंशियल, यानी कि प्रेसिडेंट अध्यक्ष होंगे, वो हमारे देश में नहीं होती है। और डेमोक्रेटिक आपको पता ही है, लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, चलिए कल हमने जो क्वेश्चन करा था बताओ जल्दी से। आपसे मिलेंगे जब आप लोगों का सी टेट क्लियर हो जाएगा, मीटअप करेंगे बढ़िया जबरदस्त। ठीक है, चलो बताओ आंसर। पंडिता रमाबाई, कौन सा मिशन चलाया था इन्होंने? खेड़गांव मिशन। क्या चाहती थी ये? जो विधवा महिलाएं और जो गरीब महिलाएं, उनका शिक्षा का अधिकार मिले, उनको शिक्षा मिले और वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाए। क्योंकि मैम हम तो बचपन से पढ़ते हैं कि लड़कियों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, आजकल जमाने में तो फिर भी बहुत ज्यादा दी जाने लगी है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा अभी भी बहुत सारा हमारा कंट्री साइड है जहां पर लड़कियों को आज भी हमारे यहाँ पर शिक्षा इतनी ज्यादा नहीं दी जाती है। सोचते कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे तो फिर अच्छी शादी हो जाएगी ना, बस इतना ही यहाँ पर होता है। लेकिन थैंक्स टू आवर पेरेंट्स की, है ना, और आपके भी पेरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी अपनी लड़कियों को ऐसे पढ़ने का मौका दे रहे हैं, उन सभी पेरेंट्स को सलाम है भाई। और वो जो है बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हो तो आप 7 पुश्ते पढ़ा लेते हो, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये है, आपको पता है क्या है ऑप्शन नंबर? इतना तो मैंने तो उनको कराई दिया है, बिल्कुल एक भी बच्चे गलत नहीं हो रहे हैं। उनका नाम पंडिता इसलिए बढ़ गया था क्योंकि वो संस्कृत पढ़ पाती थी, और संस्कृत पढ़ना एक बहुत ही विद्वान जो है व्यक्ति का काम होता था, और ज्यादातर ब्राह्मण्स पढ़ते थे और ब्राह्मण्स को ही पंडित कहते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बाकी तो पढ़ना नहीं है कुछ भी, बाकी क्योंकि सही आंसर ही मिल गया इसमें, तो बाकी तो गलत ही हो जाते हैं। चलिए ये सवाल भी हमने करा हुआ है, इक्वालिटी का है, जहां पर हमने दलित के एग्जाम्पल्स देखा था, सारी चीज देखे थे। अब करो जल्दी से, है ना। चलिए, एक कक्षा में अध्यापक द्वारा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों की समानता स्वीकार करता है विषय पर चर्चा करने में कौन सा उदाहरण स्थान पाएगा? ठीक है, विधानसभा मतदान के लिए व्यक्तियों को पंक्तियों में खड़ा होना,
थोड़ी कम कर देते हैं। चलो दे दो, इधर ही रख देना। ठीक है, जल्दी से करो भाई। तो बताओ अब आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो ध्यान से करते हैं सवाल को। एक अध्यापक है और वो चाहते हैं कि संविधान के रूप में जो समानता दी गई है, संविधान में जो समानता है वो ए ही है। बिल्कुल सही है छाया बेटा, वेरी नाइस। हमारा ए ही सही आंसर है, क्योंकि बाकी को मॉड वन आउट कर सकते हैं। क्योंकि देखो संविधान में जब वोट देने जाएंगे, हम विधानसभा के जब चुनाव हो रहे हैं, तो जब हम वोट देने जाएंगे तो क्या होगा, सब बराबर होंगे। नोबडी विल आस्क क्योंकि भाई तेरा कितना पैसा है तेरे जेब में, है ना। नोबडी विल आस्क अरे तू कौन सी गाड़ी से आए, ये सब चीजें मैटर नहीं करती। लेकिन एक स्टेडियम फुल ऑफ पीपल चेयरिंग फॉर द नेशनल क्रिकेट टीम, यहाँ आप अपना राष्ट्रवाद दिखा सकते हो, लेकिन समानता नहीं यहाँ पर दिख रही है। गरीब लोग वहां नहीं जा सकते। क्या गरीब को फ्री में टिकट बांटा गया? नहीं ना, तो यहाँ पर कोई समानता नहीं है। और यहाँ तक कि आप ये भी देखोगे कि जो सबसे ज्यादा 5 सीटों की, जहां से विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जी बहुत बढ़िया से दिखेंगे, वो सीट बहुत महंगी होगी। वो पता नहीं, मुझे तो भाई मैंने तो कभी मैच वैच देखा भी नहीं है। और जहां पर बहुत ज्यादा सस्ती सीट होगी, काफी दूर होगी, तो यहीं पर ही असमानता हो गई, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कौन जाएगा? पीपल स्टैंडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल किस लिए बनाए गए? बताओ किस लिए बनाए गए? जिनके पास पैसा वो जाएगा सरकारी अस्पताल में, वो नहीं जाएगा, वो सरकारी डॉक्टर को ही अपने घर बुला लेगा, है ना। तो ये हमने क्वेश्चन करा हुआ है, ये भी नहीं होगा। और पीपल स्टैंडिंग और मूवी टिकट्स हर कोई नहीं खरीदता है। एक रिक्शा चालक ने कभी जिंदगी में कोई मूवी नहीं देखी होगी मूवी थिएटर में जाके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, नहीं गलत होना चाहिए। बताओ क्या होगा सही आंसर, है ना। चलिए साहिल बहुत बढ़िया, अगली बार मुझे भी लेके चलना, ठीक है। कब आईपीएल वाईपीएल स्टार्ट हो जाएंगे अभी थोड़े टाइम में, पता नहीं भाई कब होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस मांग के लिए शुरू हुआ था? द सिविल राइट मूवमेंट स्टार्टेड इन यूएस टू डिमांड। भाई अफ्रीका अमेरिकन को, वरिष्ठ नागरिकों को, सीनियर सिटीजन को बड़ा जो है सुरक्षा चाहिए होती थी। विशेष क्षमता वाले विशेष क्षमता कौन सी ऐसी? अच्छा, डिसेबिलिटीज। बताओ क्या हमने करा? वोटिंग राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, सिर्फ महिलाओं की। रोजा पार्क का है, रोजा पार्क ऐसे महिला लग रही है, अकड़ वक्कड़ बम्बे वो, चलो महिला ही कर देते हैं। नहीं, हमने तो वर्षा मैम की क्लास देखी, हम इस सवाल को गलत बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वेरी गुड आफरीन। अफ्रीका अमेरिकन नागरिकों के समान अधिकारों और नस्लीय भेदभाव को मिटाने के लिए, क्योंकि रोजा पार्क जैसी दिखती थी, उसके दिखने के हिसाब से उसको वहां से उठा के बोला गया कि तुम उठ जाओ, मेरा हक है इस सीट पे बैठने का। और वो उस दिन उसका दिमाग बहुत खराब था, वो बोलते थे एक मुक्का मार के नाक तोड़ दूंगी, उठूंगी नहीं। और वहीं से उनकी जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और वो एक आंदोलन में बदल जाता है। ठीक है, और वो जो आंदोलन में बदलता है तो 1964 का समय था, जब हम लोग आजाद भी हो चुके थे। समझ रहे हो? चलिए अगला, तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इक्वालिटी, बराबर समानता। वो भी किसी के जो जैसा दिखता है उसके उस आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव ना हो। कल ही कराया है जुडिशरी वाले चैप्टर में। करो आंसर का जवाब, आंसर का जवाब, वाह वाह वाह। सवाल का जवाब करिए जल्दी से। चलो जल्दी से बताओ फटाफट से। कावेरी वाटर डिस्प्यूट। देखो कल एक बच्चा बोल रहा था मैम हम यार कावेरी का नाम तो के से होता है, अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे अब आरटीआई डालनी पड़ेगी इसके लिए। अरे भाई स्पेलिंग भी क्यों जो है, भावना क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? देखो आज फिर से सी आ गया, है ना। बहुत इजी पीजी सा है, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से किसके बीच जो लड़ाई हो रही थी वो है कर्नाटका तमिलनाडु, तमिलनाडु केरला, कर्नाटका आंध्र प्रदेश, केरला कर्नाटका। कल ही समझाया था कर्नाटका और तमिलनाडु। अच्छा इनका केस लड़ कौन रहा है? हम लड़ रहे हैं, हम वकील हैं इनके केस के। इनका केस कहाँ चल रहा है, कहाँ चलेगा? दो राज्य आपस में भिड़ेंगे तो कौन डिसीजन लेगा? बताओ। सुप्रीम कोर्ट में, एब्सोल्युटली करेक्ट दुर्गा। इनका जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है, ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। और ये हमारे प्रोटेक्टर भी हैं, हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। किससे? जिंदगी से नहीं। हमको अगर कोई परेशान करेगा तो हम इनके पास चले जाएंगे। ठीक है, हमारा जो सिस्टम है, देखो आपको जुडिशरी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, इंटीग्रेटेड यानी कि एक ही माला में पिरोई गई है। आप कहीं से भी अपनी कहानी को शुरू करोगी, माला हमें वहीं ले जाएगी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही बात है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। और हमारी जुडिशरी एक एपिलिएट सिस्टम के थ्रू यहां पर हमें देखने को मिलती है, बिल्कुल सही बात है। ये एपिलिएट सिस्टम होता है, अपील वाला जो सिस्टम होता है। आप किसी भी, मैंने कल आपको एक होमवर्क भी दिया था लक्ष्मण वाला, करा आप लोगों ने?
ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा तीनों ही शब्द जुडिशरी के बिल्कुल पक्के दोस्त हैं। इंटीग्रेटेड भी है, इंडिपेंडेंट भी है, एपिलिएट भी है। आपको नहीं पसंद आ रहा है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सलमान खान है। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट का डिसीजन नहीं समझ में आया तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप लोकल कोर्ट से अपनी कहानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से शुरू कर सकते हो, वहां पे भी नहीं पसंद आया तो हाई कोर्ट, और जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो तो बस कह ही दिया, अब उसको नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। और ये जो बात जो कावेरी के वाटर डिस्प्यूट जो है वो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में चल रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा जो है सवाल भारी भरकम लग सकता है, लेकिन तुम इसको कर लोगे। चलो करते हैं। भारत संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कर लेंगे कर लेंगे। इंडियन स्टेट इंश्योर्स नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजन प्रैक्टिस एंड रिस्पेक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपको जो करना है आप वो कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकल्पों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं के समानता देता है। चर्च भी मिल जाएंगे, गुरुद्वारे भी मिल जाएंगे, मस्जिद भी मिल जाएंगे, मंदिर भी मिल जाएंगे, बढ़िया बात है। कोई किसी भी टाइम कुछ भी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। ज्यादा नहीं हो गया? ठीक है, ज्यादा हो गया ना? बिल्कुल सही बात है। प्रोविजन है, प्रोविजन है भाई। कल्चर माइंड पूरा फंडामेंटल राइट दिया, ये अब सही हो जाएगा, लेकिन यहां पर लिख दिया है नो। नहीं, प्रोविजन हमारे भारतीय संविधान में जो भी सांस्कृतिक जो भी चीजें हैं उनको बचाव, उनका कल्चर का, भाषा का पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए तो सही है, लेकिन मैम बी तो बिल्कुल ही गलत लिख दिया है। हमारी भावनाओं के साथ यहाँ पर खेला गया है, वो भी दो वर्ड्स ने, वो भी एनो नो। देख रहे हो कितना पावरफुल है हमारा नो, पूरा स्टेटमेंट ही बदल दिया है। ठीक है, तो चलिए समझ में आया कि नहीं? लास्ट में आज खूब सारी बातें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। करो क्वेश्चन को फर्स्ट। द वर्ड दलित मीन्स, दलित शब्द का अर्थ है ब्रोकन, रेवोल्यूशनरी, स्ट्रगल या एक्स कम्युनिकेटेड, कुचला या टूटा हुआ, क्रांतिकारी, संघर्ष या बहिष्कृत। सभी बच्चे बता देंगे इसको। द राइट आंसर इज बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल सही है। ब्रोकन हमारा सही शब्द है। लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि दलित्स को और किस किस नाम से जो है हम लोग देख सकते हैं, तो कोई बच्चा है जो हमें बता सकता है? हम दलित्स को ब्रोकन कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पेपर में ही आया हुआ है। हम दलित्स को अनटचेबल यानी कि अछूत कह सकते हैं, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन कहा जाता था, और अनटचेबिलिटी को अब बैन भी कर दिया है। और उसके अलावा हम उनको क्या कह सकते हैं? शेड्यूल्ड कास्ट भी कह सकते हैं, जिनके लिए बहुत सारे शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति। ठीक है, अनुसूचित जाति भी कहा जाता है, अछूत भी कहा जाता है और ब्रोकन भी कहा जाता है। ये हमारे दलित्स को कहा जाता है। लेकिन हाँ, ये महार जाति के थे। कौन थे महार जाति? महार जाति इज वन एग्जाम्पल, और भी इसके अलावा बहुत सारे होते थे, है ना? वेरी गुड। अनटचेबिलिटी को एज पर आर्टिकल 17, देखो दो तीन आर्टिकल है जो याद रखना है, दैट इज ऑल। एक तो 17 याद रखो, एक 21 बहुत बढ़िया से याद रखो। 21 बहुत बार रिपीट हो रहा है, 17 बहुत बार रिपीट हो रहा है, 15 बहुत बार रिपीट हो रहा है, उसके अलावा नहीं है ज्यादा। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हाँ वेरी गुड, ये किसने बताया? बहुत बढ़िया शशि बाला, वेरी गुड बेटा। इनको हरिजन भी कहा जाता था। वेरी नाइस, इनको क्या कहा जाता था? हरिजन भी कहा जाता था। और ये टाइटल दिया किसने? हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी ने। क्योंकि उनको ये लगता था, क्योंकि जब आपको बताएं, जब पूना पैक्ट वाला पूरा जो चल रहा था, पूना पैक्ट मतलब एक जो है संधि थी काइंड ऑफ, बी आर अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच में। क्योंकि
बी आर अम्बेडकर जी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे, अलग से चुनाव का पूरा निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे, सब कुछ अलग चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो होएगा तो पूरा भारत बढ़ जाएगा, और वो अनशन पर चले जाते हैं। और जब वो अनशन पर जाते हैं तो इनको नाम देते हैं हरिजन, यानी कि द चिल चाइल्ड जो है वो किसके, भगवान के बच्चे, चाइल्ड ऑफ गॉड कहा जाता है। ठीक है, तो हरि जन, हरि के जन यानी कि हरि भगवान हो गए, और जन यानी कि पीपल, यानी कि चाइल्ड किसके, चाइल्ड ऑफ गॉड, गॉड्स चाइल्ड भी कहा जाता है इनको। ठीक है, तो ये टाइटल किसने दिया था, ये टाइटल हमारे महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ध्यान ध्यान से, बहुत सुंदर सवाल है ये, और ये आ भी सकता है कल को। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और बात बता दो, एक एट्रोसिटीज वाला, पूरा प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज वाला कानून याद रखो कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज सिर्फ एससी को नहीं मिला है, वो मिला दोनों को, एससी और एसटी दोनों को। ठीक है, इनके साथ जो भी यहाँ पर सारी चीजें होती थी उससे निजात पाने के लिए यहाँ पर हमने सारी चीजें देखी है ना। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अनुसूचित जाति है और ये अनटचेबल्स कहलाते हैं, हरिजन कहलाते हैं, महात्मा गांधी जी ने टाइटल दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, करो फटाफट से। पंचायत क्लास 6 के सवाल है, एंड देख लो किस हिसाब से, चलो बताएंगे। हाँ, इन्हें कुछ भी मतलब बहुत बहुत दुख दर्द पीड़ा है भाई, पढ़ने बैठ जाओ ना तो आंसू भी नहीं रुकेंगे। इतना बुरा होता था कि बताया भी नहीं जा सकता है, डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है किस प्रकार का भेदभाव मतलब अनुसूचित जाति के जो मतलब होती थी, जो अब नहीं होती है। अब सब बराबर है, पहले भी सब बराबर थे लेकिन लोगों को पता नहीं था, ब्रेन वॉश हो गया था लोगों का, है ना, काम के आधार पर। लेकिन कभी गांव वगैरह में जाओगे ना, आज भी यही व्यवहार है गांव में, बराबरी का कुछ भी नहीं है। आज भी जाओगे ना गांव वगैरह में, जो ऐसे इतना वो अपने आप को समझ चुके हैं कि वो, तुम ऊपर बैठे होगे चारपाई वगैरह पे, हमारे यहाँ पर चारपाई को खाट बोलते हैं, तो वो नीचे बैठते हैं जमीन पर, आज भी ऐसा प्रचलन है। समय लगेगा लेकिन सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। चलो बेटा, पूछ रहा है जनपद पंचायत वर्क्स एट विच लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है, ये आपको पता होना चाहिए कि मैम हमारे 3 स्तर हैं, है ना, मैंने आपको कल भी बताया था, लोकल गवर्नमेंट के 3 लेवल हैं। 3 लेवल में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैम सबसे ऊपर हमारा जिला परिषद होती है, क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि बहुत बढ़िया से, यहाँ पर हमारी ग्राम सभा होती है, और यहाँ पर हमारी जनपद पंचायत होती है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पर विलेज होता है और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला है, गांव नीचे हो गया, यहाँ पर जिला हो गया, और कुछ ब्लॉक्स में सारे विलेजेस को डिवाइड किया जाता है, तो ब्लॉक। तो मैच दी फॉलोइंग भी आ सकती है, ब्लॉक इज इक्वल टू जन पंचायत। ठीक है, जनपद पंचायत, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्लॉक लेवल। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए, इसमें एक ऑफिसर भी होता है, बीडीओ ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो एग्जाम देके आपको लगना होता है। चलिए, कल मैंने आपको जुडिशरी चैप्टर से सुंदर सा सवाल कराया था, करने की कोशिश करो भरपूर रूप से। चलिए, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा भाई, गलत ढूंढना है, देखो जल्दीबाजी में गलतीबाजी मत कर देना, फॉल्स ढूंढना है। ठीक है, चलिए, हाँ वेरी गुड बेटा, मैंने वही बोला आपको कि आज भी गांव वगैरह में ये चीजें होती हैं, लेकिन आप आने वाले अध्यापक हो, आज आप आने वाले समय के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी बनोगे। आप हर एक बच्चे को बहुत बढ़िया चीजें सिखाओगे, हजारों बच्चों को इन्फ्लुएंस करोगे। तो आपका यहाँ पर कर्तव्य बनता है कि ये जो फालतू की चीजें चली आ रही थी, इन सबसे निजात आप लोगों को दिलाएं, है ना, आप बढ़िया चीजें सीखें। और जब आप किसी को अच्छा सिखाओगे तो ही तो आपको अच्छा मिलेगा फिर बाद में जाके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को करते हैं। भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्या गलत है। कह रहे हैं कि अच्छा, गलत ढूंढना है, मतलब कि बाकी 3 ऑब्वियसली सही होंगे। जनहित याचिका यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो होती है, उन लोगों की तरफ से दायर की जाती है जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पीआईएल हम फाइल करते हैं जब हमें लगता है कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो गया है, हनन हो गया है। इफ accused has not been given a chance to defend, it would not be considered a fair trial। बिल्कुल सही बात है। अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया जाएगा तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कही जा सकती। अगर मैंने अनुपम से पूछा ही नहीं कि अनुपम ने कितनी मेहनत करी और बिना मतलब उसको जो है नंबर काट लिए, तो गलत हो जाएगा ना, मुझे उससे पूछना पड़ेगा, मुझे उसका पेपर लेना पड़ेगा, टेस्ट लेना पड़ेगा उसका, उसके बाद मुझे पता चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू इंटरवीन इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट।
ठीक है। राइट टू वाटर हैज बीन इंटरप्रिटेटेड एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ, बिल्कुल डी ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा पानी का अधिकार है, जो हमने चेन्नई वाला एग्जांपल देखा था, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक फैसिलिटीज वाले में उसमें आर्टिकल 21 के तहत सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं कि हमारा पानी का अधिकार भी एक जीवन का अधिकार है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन मैम सुप्रीम कोर्ट के पास ही तो सारा का सारा अधिकार होता है कि राज्य में और सरकार में लड़ाई हो जाएगी तो वही जो है राज्य में और केंद्र सरकार में कुछ एक दूसरे का नाक वाक तोड़ दिया है ना, एक दूसरे का जो है खून वून निकाल दिया नाक से, तो फिर वही जो है उसकी सुलह करेंगे, है ना। तुम्हारे छोटे भाई बहनों की लड़ाई हो जाती है तो मम्मी पापा ही तो तुम्हें फिर दोनों को कूट के जो है बातों को सुलझा देते हैं, है ना। तो वही है, हमारे सलमान खान सुलझा देंगे अगर दो लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताओ। ठीक है, चलिए। Which law came into effect in 2006 in India and recognizing the right to violence-free home for women? बताओ। वायलेंस है हिंदू सक्सेशन एक्ट 2006 में, नहीं वैसे भी ये कुछ और कहता है और ये 2005 में आया था। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट, पनिशमेंट ऑफ डाउरी डेथ एक्ट। बी है सही आंसर, बिल्कुल सही है। बी आया 2006 में, ये 2005 में। लेकिन ये जल्दी से बताओ कौन सा ईयर है, फटाफट से कराया है सवाल, बिल्कुल सही है। विमेन की प्रोटेक्शन के लिए, जहां पर वुमेन को बराबर नहीं समझा जाता था शुरू से लेके आखिरी तक। ठीक है, चलिए हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस। 1997 की 1976? चलो, ये आज होमवर्क करना, थोड़ा सा चेक करो जो कल पढ़ाया था, पूरा पढ़ाया है ये प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जहां पर बच्चों को स्कूल जाने में भी बड़ी दिक्कत होती थी, है ना अमन बेटा, वेरी गुड। देखना है इसको एक बार, क्या है ये पूरा का पूरा, है ना। चलिए अगला जो है सवाल करते हैं, बहुत ही फटाफट से करेंगे, फटाफट से बताओ क्या है सवाल। वही है इक्वालिटी वाला सवाल है। व्हाट इज द नेम ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि ऑटोबायोग्राफी इन विच ही नरेट्स अ स्टोरी ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा जिसमें जाति भेदभाव की कहानी बताते हैं, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी है झूठन, बिल्कुल सही है, कराया है कल, और यही आपके सवाल डायरेक्टली पेपर में आ गया, तो आप सोच सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करो फटाफट से। नया सवाल है, एकदम चमचमाता हुआ, चमक रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? गवर्नमेंट इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट, सरकार राज्य का एक अंग होती है। अच्छा, सरकार और राज्य एक ही हैं और इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। वाओ, ब्यूटीफुल। मतदान के जरिए राज्य को बदला जा सकता है। हाँ, कह रहे हैं कि मतदान दे दो और एक राज्य को हटाई दो। कह रहे हैं आप सोचो जो 20 राज्य होंगे बस। ठीक है, कानून लागू करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। ओहो, किसकी जिम्मेदारी होती है फिर? हमारी। हाँ, हम जो लोगों का चालान काट रहे हैं फिर जाके। चलो बताओ, सरकारी नौकरी वालों का काम हम कर रहे हैं, चलो बताओ जल्दी से। बिल्कुल सही बात है, ए हमारा करेक्ट आंसर है। मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग इतना बढ़िया से इसका आंसर दोगे। गवर्नमेंट इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट, सरकार राज्य का एक अंग होती है, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही बात है। गवर्नमेंट स्टेट आर सेम कहना बिल्कुल भी सही है, और वो इनके जगह हम इस्तेमाल नहीं करते। वैसे सही भी लग रहा है देखे जाए तो। देखो, गवर्नमेंट को अगर हम स्टेट कहने लग जाए, कैन वी यूज टू, कि आज स्टेट ने डिसीजन लिया, आज गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है, आप लोगों को क्या लग रहा है? डिस्प्यूटिंग से थोड़ा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो। स्टेट कैन बी चेंज थ्रू इलेक्शन, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है कानून को लागू करने के लिए, तो यहाँ पर तो नॉट लिखा है, ये भी नहीं हो सकता। अब मुझे भी दोनों जो है यहाँ पर लग रहे हैं सही, लेकिन सरकार राज्य का एक अंग होती है, सरकार जो होती है वो राज्य का एक अंग होती है, हाँ ये बात ज्यादा सही है। सरकार और राज्य एक ही है, और इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। क्या लगता है तुम लोगों को? क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते तो हैं कि भाई जब हम बोलते हैं ना कि हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट तो नहीं बोलते, तो इसलिए हमारा जो है बी नहीं होगा। समझे? मैं दोबारा समझाता हूँ। हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? हमारे प्रेसिडेंट, लेकिन ही इज नॉट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट।
ठीक है, समझे? वेरी गुड। हाँ, बहुत बढ़िया दीप्ति बेटा। हर वर्ड में हम स्टेट नहीं यूज कर सकते। अगर मैं आपको बोलूं हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मैम स्टेट के अलग होंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट राष्ट्र के अलग होंगे, तो इसलिए बी नहीं सही हो सकता है, इसलिए हमारा ए ही सही होगा। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो गवर्नमेंट क्या है, ये हमारे एनसीईआरटी में सीधा क्लियरली पहले ही लाइन में लिखा हुआ है, वॉइस इज नाउ क्लियर, और गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ द स्टेट ओनली। ओके, चलिए भाई अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल करो। हाँ, मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज गवर्नर ही होता है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है, वो ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, हेड ऑफ द स्टेट, सॉरी, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज कैन बी कंसिडर्ड एज सीएम। ओके, गवर्नमेंट को तो वही चला रहा है ना, सरकार को, लेकिन राज्य के जो अध्यक्ष हैं दैट इज गवर्नर। उनके सिग्नेचर के बिना भी वेस्ट बंगाल में जो रेप केस हुआ था पूरा आपको समझ ही आया होगा। उसमें अगर बाय चांस गवर्नर जी चिट्ठी लिख देते राष्ट्रपति को कि भैया इमरजेंसी लगा दो, तो लग जाती। वो सीएम का नहीं चलेगा वहां पर कुछ भी, समझ रहे हो बात को? इस प्रकार से काम होता है। चलिए, यूनिवर्सल ड्राइविंग फ्रेंचाइज का मतलब कुछ भी नहीं होता है कि आप हो गाड़ी चलाने की अनुमति, हाँ फिर ड्राइविंग लाइसेंस तो हमें चाहिए, हमें तो हम तो यूएफ लेके आए हैं, है ना, लाइसेंस की बात नहीं हो रही है। हम अपने विचारों को प्रकट करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऑल एडल्ट्स आर अलाउड टू मेक गवर्नमेंट, हाँ हम लोग बैठ के गवर्नमेंट बनाएंगे कि आ जाओ गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन ऑप्शन होगा सिर्फ वोटिंग देना, और वोटिंग देने के बाद जो जीत जाएगा फिर गवर्नमेंट बन जाएगी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब ये करो जल्दी से सवाल। कल हमने एक मैनुअल स्केवेंजिंग वाला जो कानून करा था, जहां पर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं को जो है जो भी वेस्ट मटेरियल ऑफ ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स होता था, वो सड़कों से उठा के अपने सर पर लेके जाना होता था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट पॉलिसीज अडॉप्टेड टू प्रोहिबिट मैनुअल स्केवेंजिंग बैन्स विच ऑफ द फॉलोइंग। मैला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं? सूखे शौचालय का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन, अभी तो अच्छी चीज है, ये तो क्यों बैन करेगी सरकार? एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल एज सफाई कर्मचारी, कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक टॉयलेट इन रूरल एरियाज, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा? इनमें से कौन सा प्रोहिबिट अडॉप्टेड किया है भाई कि मैनुअल स्केवेंजिंग ना हो? सही जवाब दो फटाफट से। अच्छा, डी क्यों लग रहा है तुम लोगों को और बी क्यों लग रहा है? आज हमारे यहाँ पर सफाई कर्मचारियों की एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है क्या? अरे सरकारी नौकरी लगती बहुत अच्छी इन लोगों की, है ना, बट दैट डज नॉट मीन कि लोगों का मेला साफ करें, समझो बात को। ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। आइए समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चैप्टर में थोड़ा सा भी अच्छे से समझोगे तो चैप्टर समझ में आएगा। देखो, कह रहा है कि मेला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकार की नीतियों में क्या दिया हुआ था? ऑब्वियसली यहाँ पर ए इसलिए दिया गया होगा क्योंकि लोग खुले में जब शौच करेंगे तो कोई ना कोई उसको सफाई करने के लिए चाहिए होगा। खुले में जब वो मेला जो है करेंगे तो उसको सफाई करने के लिए कोई चाहिए होगा, और सफाई करने के लिए किसको ढूंढा जाता था? जो बिल्कुल लोअर कास्ट समझे जाते थे, यानी कि ज्यादातर जो दलित महिलाएं होती थी, और उन बच्चों को और महिलाओं को अपने सर पर वो पूरा मेला लेके पूरे गांव से बाहर जाना होता था, एंड दैट वाज वेरी डेरोगेटरी। इसलिए जब से सरकार ने ड्राई लैट्रिन्स यानी कि सूखे शौचालय बनाने का निर्माण किया है, इस प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश करी है, क्योंकि लोग अब खुले में शौच नहीं करेंगे बेवकूफ कहीं के। अब वो क्या करेंगे? अब वो सूखे शौचालय का निर्माण से इन लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी, समझे? चलिए, ओके, चलो अगला सवाल करते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भी सवाल गलत नहीं हो रहे होंगे, हो भी रहे होंगे तो कोई बात नहीं, एक दो तो हो ही जाता है, इंसान है, रोबोट थोड़ी है। चलिए, है ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज सेटिंग द एजेंडा इन द कंटेक्स्ट ऑफ मीडिया? मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करना है एकदम बारूद बारूद लेके, है ना। चलिए, मीडिया चैनलों द्वारा प्रसारणों की सूची तैयार करना, ओहो, ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट बनानी है सबकी। मीडिया चैनल प्रायोरिटाइजिंग दीज प्रोग्राम्स दैट हैव हाई रेटिंग, मतलब टीआरपी का फुल फॉर्म देख लो गाइस, टारगेट रेटिंग पॉइंट्स होती है कि बढ़िया अपना ऐसा चलाएंगे ना, आज जो है सलमान खान ने खा लिए 10 छोले भटूरे, हाँ हाँ बहुत टीआरपी आएगी, है ना। और आज जो है, जो वर्षा मैम ने पढ़ाया था वही आ गया सीटेट के पेपर में, फुल टीआरपी, वाह वाह वाह। मीडिया इन्फ्लुएंसिंग पीपल थॉट्स एंड परसेप्शन एंड डिसाइडिंग व्हाट इश्यूज टू फोकस ऑन, यूज ऑफ पॉपुलर प्रोग्राम्स ऑफ मार्केटिंग पर्पज। आगे आज तो सलमान खान को बुला लेंगे, बढ़िया एकदम उससे अपनी एंकरिंग करवाएंगे, बिग बॉस का जो है वो, अभी बिग बॉस चल भी रहा है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से क्या होगा आंसर?
हाँ, रेलवे के आसपास भी ये सारी जो है चीजें बनाई गई हैं। सुपर बेटा, वेरी नाइस। अभी क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की बात हो रही है, इस वाले की नहीं। सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि भाई यहाँ पर मीडिया लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है। इसीलिए उसका जो सेटिंग एजेंडा होना चाहिए वो बैलेंस्ड होना चाहिए, कि पूजा और कुमारी, मोनिका, प्राची, रुबीना, अनुपम, दीपक सबकी बात जो है सुनी जाए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों लड़कियों की बात सुनी जा रही है, हमारे प्यारे लड़कों की भी बात यहाँ पर सुनी जाए और उनके लिए भी योगदान जो है समाज में कुछ किया जाए, है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटे का क्या करेंगे फिर, है ना, इस प्रकार से। तो हमारा आंसर क्या होगा कि सिर्फ पॉपुलर प्रोग्राम सारे, आज बिग बॉस का टेलीकास्ट, बिग बॉस में ये नहीं हो सकता है। टीआरपी नहीं, सिर्फ देखते हैं ये लोग टीआरपी, मीडिया बिकी हुई, तभी तो बता रहे मीडिया एकदम बिक गई है। अच्छा एक बात बताओ, मीडिया की रैंकिंग क्या है भारत में? मीडिया की रैंकिंग पता है क्या है? एक रैंकिंग लिस्ट आती है जिसमें हमारा भारत टॉप पर आता है नीचे से, ठीक है। तो ये हमारे टीआरपी के लिए काम करता है, लेकिन करना नहीं चाहिए। और वो सिर्फ क्या है, अपनी जो है ब्रॉडकास्टिंग की लिस्ट बनाना, सेटिंग एजेंडा नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल करते हैं, बहुत अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। चलो, अब एक्सप्लेनेशन नहीं करें, फटाफट करें, बताओ। सीडीबी की मैराथन भी तैयार है भाई, कितना बोला है तुमको, एक 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 दिल है हमारा, एक जान है, वो भी तुम्हारा नाम है, बताओ। फिर भी टॉप पर है लेकिन नीचे से। चलो बताओ आंसर। एक टीचर है, एक अध्यापिका है, अच्छा है ना, तुम्हारी बात हो रही है। लेखपाल या कानून गो जैसे शब्द का प्रयोग कर रही है क्लास में, वाह वाह वाह। तो वो कौन सा अध्याय या कौन सा पाठ पढ़ा रही है? मैम वो हमें नेकी का पाठ पढ़ा रही, बताओ जल्दी से। वो हमें पुलिस प्रशासन समझा रही? नहीं नहीं, पुलिस प्रशासन होता तो पुलिस स्टेशन, एसएचओ, हेड कांस्टेबल, है ना, कांस्टेबल, इनका इस्तेमाल हो रहा था। पंचायती राज होता तो ग्राम सभा, जिला परिषद, इनका जिक्र हो रहा होता। और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता तो किसका जिक्र हो रहा होता? नगर पालिका का। लेकिन यहाँ पर तो लेखपाल भाई साहब की बात हो रही है, जिनके बहुत दहेज में पैसा आता है, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन दहेज लेना एक गलत बात है ना। चलिए, तुम भी मत लेना भाई, लड़कियां लेने, अरे ऐसी प्रथा शुरू करो जहां पर लड़कियों को दहेज मिलना शुरू हो जाए। चलो, करो सवाल को। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार के धार्मिक भेदभाव रोकता है, बहुत बढ़िया, सही बात है। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है भाई? भारतीय राज्य, एक, हाँ सर, राजस्थान में धर्मनिरपेक्ष लोग रहते हैं, बल्कि दिल्ली में तो भाई खून भी जाते हैं। चलिए बताओ। एन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ गवर्नमेंट अफेयर, सरकार का विस्तृत विस्तृत कार्य क्षेत्र, देश की चुनी हुई सरकार, देश की सरकार की संबंधी संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। मतलब कि दूर से ही आंसर दिख जाएगी। यही इतना बड़ा स्टेटमेंट दीजिए, यही सही लग रहा है बिल्कुल। यहाँ पर देखो, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। मानसी बेटा वेरी गुड, कामना, सुदर्शन, सभी, भावना, सभी, ओमनी, सौम्या, आरती, अनस, अर्चना, यूपी कुमार। चलो बेटा, आंसर बताओगे? बिल्कुल सही है। जो भी लोग रहते हैं संप्रभु यानी कि सुवर्ण देश में, राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं, उनके लिए स्टेट जो है, ये राज्य वो है, वो लोग जो एक राजनीतिक संस्था के हिस्से हैं, यानी कि एक पॉलिटिकल सिस्टम। और वो पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक है, आपको पता ही है किस प्रकार के पॉलिटी, हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक राजनीति है। तो वही है, बस यहाँ पर हमारे क्षेत्र में रहते हैं हम मस्त तरीके से, और वो राज्य को, हमारे लोगों को डिफाइन कर रहा है। चलिए देवी और सज्जनों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, यहाँ पर जल्दी से बताओ फटाफट से। ये सवाल हमने नया ताजा लेके आए तुम्हारे लिए, अब करो इसको। टिक 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 टिक। टीचर है, अध्यापिका है, छात्रों से ऐसा उदाहरण पूछती है जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने दो राज्यों के बीच झगड़े का निपटान किया हो। निम्न में से कौन सा उदाहरण सही होगा? डिस्प्यूट विद रेस्पेक्ट टू एलोकेशन ऑफ जीएसटी फंड्स। डेस्पी डेस्पाइट लिख दिया इसको। डेस्पाइट विद डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू लाइंग रेलवे कॉरिडोर एंड प्रोटेक्टेड एरिया, संरक्षित क्षेत्र में रेल मार्ग का निर्माण से संबंधित झगड़ा। वाटर शेयरिंग या फिर प्रॉपर्टी ओन बाय अ, भगोड़ों की संपत्ति से संबंधित झगड़ा। सरकार बाकी डिसीजन खुद ले लेगी। क्या किसको कितना फंड देना है, दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट। भाई अपना खुद से एलोकेशन वो देने वाली है, जो भी एलोकेशन होगा जीएसटी फंड का वो सरकार खुद देखेगी।
जितना भी जो भी रेलवे कॉरिडोर बनाना है सरकार उसको खुद देखेगी। आपको पता है कि हमारा जो बॉर्डर रोड्स होती हैं, जैसे कि चाइना से जो बहुत सारे अरुणाचल प्रदेश वगैरह टच कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख, यहाँ पर हम बहुत भयंकर विकास कर रहे हैं। और यहाँ पर विकास करने वाली ऑर्गेनाइजेशन को ब्रो कहते हैं। ब्रो, ब्रो मतलब भाई नहीं, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर सड़कें बनाती हैं। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि सरकार हर किसी से पूछेगी कि अरे यहाँ पर सड़कें बना लेके चाइना हमला कर सकता है। तो वो डिसीजन सरकार का खुद होता है। और यहीं पर सेम है कि भगौड़ों को कौन सी प्रॉपर्टी देनी है। इसमें आप लोगों को संपत्ति पर अगर झगड़ा हो रहा है तो उसको सरकार देख लेगी, अरे भगौड़ों को क्या संपत्ति देनी, कि तो छीन और लो वापस, है ना। वो कौन भाग गया, जो जो किंगफिशर का मालिक था, क्या नाम था उसका, है ना, समझ गए ना। तो भावनाओं पर मत जाओ, लेकिन स्टेटमेंट पर जाओ। यहाँ पर पानी का जो दुविधा है, और ये तो हमने कावेरी वाला एग्जाम्पल भी पढ़ लिया, ठीक है। चलिए, हाँ विजय माल्या, बहुत बढ़िया। अरे कहाँ भाई, क्या विंडोज डिफॉल्टर कौन आ गया ये। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल आपके सामने, देवी और सज्जनों, थोड़ा सा बड़ा लगेगा लेकिन तुम लोग कर लोगे इसको। पहले इंग्लिश में दिखा देते हैं, फिर हिंदी में दिखा देंगे। हाँ, विजय माल्या भगोड़ा है, वो एक नंबर भगोड़ा घोषित कर दिया उसको, उसकी सारी संपत्ति सीज हो गई है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आकृति बेटा आंसर करेंगे। ड्यूरिंग द मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन इन अ स्कूल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू दलित कम्युनिटी वर आस्क्ड टू सिट सेपरेटली। इट इज अ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। बिल्कुल सही बात है। व्हाट कैन दे डू टू गेट जस्टिस। ऐसे सवाल सुन के मिकी मेरे खांसी आ जाती है, दिल दहल जाता है। बताओ। अब इसमें से ऑप्शंस हैं, मतलब कि एक से ज्यादा सही होगा ना। हिंदी में दिखा देते हैं, चलिए। तो इंग्लिश वालों ने पढ़ लिया होगा। विद्यालय में मिड डे मील बांटने के दौरान दलित समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के समूह को अलग बिठाने के लिए कहा गया। वेरी बैड। कहा गया कि भैया खाना बट रहा था और हमने बोला कि अरे तुम दूर बैठ जाओ, हमें जो है तुम्हें दूर बैठाना, अलग बैठाने के लिए कहा गया। क्या एज अ टीचर ये अच्छी बात है, बहुत बुरी बात है, मत करना है ये सब, गलती से भी मत करना। ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, हनन है। ये न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं? वे इस कार्य के विरुद्ध विद्यालय प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो यहाँ पर अपने स्कूल अथॉरिटी को शिकायत कर सकते हैं कि देख लो भाई गलत बात है, लेकिन छोटे बच्चों को तो पता ही नहीं होता है, बेचारे बड़े मासूम होते हैं, है ना। वे एससी तथा एसटी के लिए गठित राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष को शिकायत भी लिख सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट है भाई, वो अपनी शिकायत भी कर सकते हैं और विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कोर्ट जाकर केस दाखिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई। आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। जब हम जुडिशियरी का देखो, अब ना इतना इन डेप्थ चीजें पूछे जा रहे हैं कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से पेपर क्लियर नहीं होगा, आपको अपने दिमाग के घोड़े भी दौड़ाने होंगे। कल मैंने जब आपको बताया कि जुडिशरी का काम होता है आपके फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करना, आपके फंडामेंटल राइट्स का बचाव करना, और यहां पर अगर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो प्रोटेक्शन कौन करेगा? कोर्ट करेगा। समझो, इतना ज्यादा सुंदर तरीके से सवाल आते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो अब यहां पर क्या है, वो कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं। वो अपने नेशनल कमीशन जो SC एंड STs के लिए बनाई गई, डेफिनेटली एट्रोसिटीज, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज के तहत जा सकते हैं, और वो स्कूल में भी अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर स्कूल भी नहीं सुनेगा, वही ना, बेसिक से शुरू करा, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, चेयरपर्सन के पास गए, और फिर मुद्दा बहुत ज्यादा लंबे समय तक खिंच जाता है। समझे कि नहीं समझे? तो सभी आंसर देंगे, आंसर हो जाएगा, तीनों काम वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोबारा से यहाँ पर जो है रिपीट हो गया सवाल, लेकिन फटाफट से करेंगे क्विकली। सिविल राइट्स मूवमेंट अफ्रीका में नहीं हुआ था, US में हुआ था। उसका मतलब क्या है? अफ्रीकी अमेरिका के लोगों के लिए मौलिक अधिकारों की मांग लेकर, समान अधिकार या नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग लेकर, महिलाओं के लिए मताधिकार, या फिर वृद्धों के लिए, वृद्ध यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए सामाजिक शिक्षा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर B, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ ये पूरी चीजें हो रही थी। बिल्कुल फटाफट आगे बढ़ते हैं। बताओ, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पष्टता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? अगर आप किसी के साथ एक आर्टिकल के तहत जो चीज बैन है, अगर आप वो कर देते हो तो आपको यहाँ पर जेल हो सकती है। तो कौन सा अधिकार है? वो है अनुच्छेद 17 में अछूतपना, अगर आप किसी के साथ कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपने मेट्रो के साइड में तुम्हारा कोई बैठा हुआ था, है ना, और तुमने उसके साइड में से उठ के चले गए, है ना, ऐसा बिहेव कर दिया कि अरे
उसको किसी नाम से बुला दिया, तो आपने उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है और आपने गलत किया और आपको सजा भी हो सकती है। ठीक है, चलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बताओ। भूख लग रही है गाइस, कुछ खाने पीने का प्रावधान हो जाए। तुम बताओ आज क्या खाया जाए। एसएसटी में कितने मॉक करें? यू आर अ गुड क्वेश्चन। जितने मर्जी मॉक कर लो, बहुत मजा आएगा। रुक जा रही है क्लास? वाह वाह वाह, क्लास ही रुक जा रही है। देखो भाई साहब, छोले कुलचे खा लो, कढ़ी चावल खा लो, मोमोज खा लो, मैगी खा लो, गोलगप्पे खा लो। सवाल कर लो गाइस, सवाल कर लो। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों से भिन्न को पहचानिए। अच्छा, कह रहा है, क्या कह रहा है? हमें क्या पता क्या कह रहा है, कहता ही रहता है कुछ ना कुछ, है ना। हम तो बस पढ़ते ही रहते हैं, हमें तो कोई ना कुछ कहता ही रहता है। न्यायपालिका यानी कि हमारी जुडिशरी के संबंध में कौन से प्रावधानों को एक दूसरे से अलग है? सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। कह रहा है कि अगर एक जज को एक बार नियुक्त कर लिया तो उनको हटाना बहुत कठिन है, कल समझाया था। न्यायाधीशों की नियुक्ति सरकारी हस्तक्षेप के बिना होती है, बिल्कुल सही बात है। न्यायाधीशों का सेवा काल निश्चित होता है, हाँ बिल्कुल सही है, उनका फिक्स टेन्योर होता है। ऐसा नहीं कि जो एक बार जज बन गया कि उसकी पुश्तैनी खानदानी, जब तक उसकी सांस नहीं अटकेगी बिल्कुल एकदम, वो तब तक जज रहेगा। बताओ जल्दी से कौन सा इनमें से अलग है, ये पूछा है हमसे, ये पूछा है कि कौन सा इनमें से अलग है, और वो अलग है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर। और सेपरेशन ऑफ पावर तो फंडामेंटलिज्म नहीं, फेडरलिज्म का फिनोमेना है, संघीय सरकार का, संघवाद का फिनोमेना है, ना कि किसका, ना कि जुडिशरी की। बाकी तीनों जुडिशरी से लेना देना रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं यहां पर फटाफट से। कोई भी बच्चा इस सवाल को गलत नहीं करेगा, है ना। वैष्णवी, प्रीति, पूनम, सिद्धि, चलिए हेमा बेटा, वेरी नाइस। भारतीय संविधान को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया था, मतलब कि अडॉप्ट किया गया था, इनैक्ट नहीं पूछा है। अब यहां पर ऑप्शन तो बहुत आसान है, लेकिन पेपर वाले का जो दिमाग खराब हो गया तो वो 26 जनवरी भी डाल देगा आपका और 1950 भी डाल देगा। तो लेकिन फिलहाल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान बन के रेडी हो गया था और उस दिन हमने अडॉप्ट कर लिया था। यानी कि अब ये कौन बताएगा कि इनैक्ट कब हुआ था? चलो बताओ, इनैक्ट कब हुआ था? एक तरीके से हमने उसे लागू कब किया था प्रॉपर रूप से, कि अगर कल को तुमने कोई क्राइम करा तो तुम्हें ये वाली सजा हो जाएगी, उससे पहले हम यहाँ पर सारी चीजें चल रही थी। चलो आंसर बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड। इट वॉज इनैक्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया। 26 जनवरी, जो आज हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, 1950 में इसको यहाँ पर चुना गया एज अ इनैक्टेड डे। आज भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब ये कौन बताएगा कि यही दिन क्यों चुना गया? बताओ, मालती बेटा आंसर बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। हाँ, पूरे देश में इसको जो है उस दिन से लागू कर दिया गया, लेकिन वाई 26 जनवरी, है ना। कि 3 फरवरी क्यों नहीं चुना इन्होंने? जब हमारा बर्थडे आता है तो तब ये भी तो मना सकते थे। जल्दी से बताओ फटाफट से। वेरी गुड, क्योंकि इस दिन, ये जो 26 जनवरी था, एक दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने, एक दिन नहीं, 1929 दिसंबर में उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि एक महीने के अंदर अंदर हम क्या करेंगे, रावी नदी पर झंडा फहरा दिया था और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी थी। लेकिन उस पूरे इंसिडेंट को ज्यादा तवज्जो मिल नहीं पाई थी, क्योंकि थोड़े दिन बाद महात्मा गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला दिया था। इसीलिए उस पूरे के पूरे चीज को महत्व देने के लिए और जिंदगी भर याद रखने के लिए कि जवाहरलाल नेहरू जी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे, इस बात को मद्देनजर रखते हुए पूर्ण स्वराज की जो घोषणा करी गई थी कि हम 26 जनवरी को बिल्कुल आजाद हो जाएंगे, इसलिए आज 26 जनवरी को ही रिपब्लिक डे मनाया जाता है ना। रावी नदी पर इन्होंने झंडा फहरा दिया था, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट से करेंगे, फटाफट से, जल्दी से करो फटाफट से सवाल। Who among the following has been given the power to enforce the fundamental rights by the Constitution? भारत के सभी न्यायालयों, संसद, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स अगर आपके हर्ट हो गए तो आप कहाँ जाओगे? किसी भी कोर्ट में जा सकते हो, आप पार्लियामेंट में जा सकते हो, आप प्रेसिडेंट के जी के पास जा सकते हो कि अरे देख ला, प्रेसिडेंट जी को चिट्ठी लिखोगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास जा सकते हो। आंसर बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। मेरी चाय ठंडी हो गई है, बिल्कुल। चलो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। जब जब फंडामेंटल राइट्स की बात आएगी, जब जब मौलिक अधिकारों की बात आएगी, तो यहाँ पर दोनों ही ये खिंचे चले आएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। हम ऑल कोर्ट्स में फंडामेंटल राइट्स का जो है, मतलब लोकल कोर्ट्स में नहीं देखते, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं। और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट तो ऑड बनावटी हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलिए
बताओ जल्दी से। पार्लियामेंट में बताया है 3 प्रकार के सदन है, 3 हिस्से हैं, मतलब सदन तो 2 हैं, एक है, 3 हिस्से हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा के हेड वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। लोकसभा के हेड बताओ कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं है, 15, 17, 21, 20, बस। एक आधा जो बीच बीच में करा रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा पता है आप लोगों को, कर लोगे। मैंने आपको ये पूरा स्ट्रगल समझा दिया है, पूरा ट्राइंगुलर पूरा समझा दिया है ना, पूरा ट्राइंगुलर समझा दिया है यहाँ पर। इस प्रकार से 3 प्रकार हैं भाई, 3 में सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, नीचे स्टेट गवर्नमेंट बैठती है, और यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अध्यक्ष होते हैं ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, स्टेट के नहीं होते हैं भाई, यहाँ पर आपको पता ही है ना। चलिए, स्टेट के कौन हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ दी जो है यहाँ पर। बताओ जल्दी से, सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी किसके पास है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट मत बोलना प्लीज, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेटर है, फाइनल अथॉरिटी है, इंटरप्रिटेट कर सकता है किसी भी डिसीजन को, लेकिन सब किसके हिसाब से चल रहे हैं वो बेसिकली पूछा है। बिल्कुल सही बात है, जो सबके जो जिसके हिसाब से सब चल रहा है, मैं आप इवन सुप्रीम कोर्ट भी उसी के हिसाब से चल रहा है, हमारा संविधान। बिल्कुल सही बात है, सुप्रीम इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कौन है, वो है संविधान, और संविधान ने ही सुप्रीम कोर्ट को इतनी पावर दी है, तो ये आंसर नहीं होगा। हमारा संविधान एकदम तटस्थ रूप से सबसे सुप्रीम है और सब लोग इसी के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। अब जब ये हमारा संविधान है ना, ये हमारा जो संविधान है ये सबके हिसाब से नहीं चल रहा है, हम इसके हिसाब से चल रहे हैं। इसने बोला कि जज की इतनी उम्र होगी, 62 साल में वो रिटायर हो जाएंगे, एक चीफ जस्टिस होंगे, हाई कोर्ट बहुत सारे होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, एक हाई कोर्ट होगा, पार्लियामेंट के इलेक्शंस कैसे होंगे, प्रधानमंत्री जी क्यों इतने जो है पावरफुल होंगे, क्यों ये 543 लोग होंगे, सब कुछ संविधान में ही दिया है, इसलिए संविधान ही हमारा सबसे ऊपर है। धर्म हो नहीं सकता, पार्लियामेंट भी संविधान के हिसाब से चल रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान के हिसाब से चल रहा है। तो संविधान जी इज द दादाजी ऑफ द इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम, सब उसके नीचे आता है फिर, ठीक है। चलिए, ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में तुम जाओगे तो वो अपने हिसाब से तुम्हें कुछ भी सुना देंगे, है ना, कि अरे हमें मन कर रहा है ऐसा सुनाने का, नहीं, हमारे संविधान में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। चलो, पंचायती राज सिस्टम 73rd अमेंडमेंट से भारत में ऐड किया गया था, क्योंकि लगा कि ऐसा संशोधन का नीड है जो पूरे ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर बहुत सारा बदलाव ला सके, वो शक्तियों का विवेकी विकेंद्रीकरण करेंगे, लोगों के हिस्सेदारी को समझेंगे, समा क्या है? सामुदायिक विकास होगा, या फिर ये सभी, जल्दी से बताओ फटाफट से। पूरे समुदाय को बदल देंगे, सबका विकास करेंगे, सबका साथ सबका विकास। बेटी भी पढ़ाओ भाई, बेटा भी पढ़ाओ, आजकल तो लगता है बेटों को ज्यादा पढ़ाओ, है ना। बेटी बढ़ाने के चक्कर में बेटे बेचारे पीछे ही रह गए, ज्यादा ही लड़कियां पढ़ लिख ली है ना। चलो, आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा, और यही आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, 2023 में ये सवाल आया था, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन एक चीज ध्यान से समझ लो, वो ये होगी कि मैम डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है। देखो, जब मैं सारी पावर सेंटर के पास दे दूं, यानी कि मैं सारी पावर शशि को दे दूं कि आज शशि के पास सारी पावर है, वही कमेंट करेगी, वही सबके कॉमेंट लाइक करेगी, और उसी का ही कॉमेंट दिखेगा, सो बहुत बेकार चीज हो जाएगी ना, कि एक ही इंसान के हाथ में सारी पावर दे दी, तो शशि अब जो है तुम्हें मुक्का मार के तुम्हारा नाक भी तोड़ सकती है। तो सारी पावर उसके पास ना हो, सब बच्चे कमेंट कर सके, तो सबके पास जो भी शक्ति है उनका पूरा का पूरा एक चीज सेंटर में ना रहे, बल्कि बहुत चारों तरफ बिखरी रहे। फिर लोगों का शेयर होगा, लोग आपस में बैठ के, ग्राम सभा में बैठ के अपना ओपिनियन देते हैं, जो 18 साल से अबव होता है, और जिससे समुदाय का विकास भी होता है। तो ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करो फटाफट से। चलो करो। अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा ट्रिकी है, कल के वीडियो में मैंने देखा कि जब हम ये वाला सवाल कर रहे थे, तो हमारा जो चैप्टर है, एक पहला ही चैप्टर है 6 क्लास का, जिसमें कि हमें बहुत सारे वोटिंग राइट्स वगैरह की बात होती है। तो हमारे चैप्टर में अमेरिकन विमेन को पहला जो मतलब गॉट द राइट वोट मिला, मतलब मतदान का अधिकार मिला, तो वो 1920 में मिला, सही बात है। लेकिन फिर बच्चों ने बोला यहाँ पर कि मैम न्यूजीलैंड जो है वो सबसे पहला वोट देने वाला देश है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है, मैंने सवाल क्लास 11th में देखा है, चैप्टर है अच्छा खासा कुछ नाम है, अंडरस्टैंडिंग कुछ करके,
जो भी है वो 11th क्लास का चैप्टर है, तो 11th क्लास का तो कोई कंसेप्ट आना नहीं चाहिए, हमारे जो पेपर ही 6 to 8 का है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि अगर फर्स्ट पूछेगा तो न्यूजीलैंड हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में वही दिया है, लेकिन आएगा ही नहीं आपके में, क्यों आएगा भाई, 11th का सिलेबस है ना। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी या ऐसा कुछ एग्जाम्स, वी आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर टीजीटी। तो टीजीटी तो 10th तक जो है निपट जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशन होती है बोर्ड को आपसे कि आपको सब पता हो, आपको एनसीईआरटी का एक एक नस पता हो, है ना। नो, दिस इज नॉट द लास्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है। अब देखो, कहा जा रहा है कि अमेरिका में विमेन को 1920 में मिले वोटिंग अधिकार, इसमें हम लोगों को देखना है तो दिए गए कथन के संदर्भ में कौन सा व्याख्या यहाँ पर हमें सही बात जो है दिखा रहा है या गलत, क्या देखना है। कि प्राप्त हुआ, ठीक है, समझ गए। दिए गए कथन के निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। अच्छा, विमेन वर कंसिडर्ड इक्वल टू मैन प्रायर टू 1920, महिलाओं को पुरुषों को एक समान माना जाता था। 1920 से पहले तक पुरुषों और महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों में समानता नहीं दी गई थी। 1920 से पहले अमेरिका में सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था। अमेरिका में महिला मताधिकारी का 20वीं शताब्दी की घटना है। बताओ आंसर क्या होगा। हमें सही नहीं ढूंढना है, कौन सा व्याख्या सही नहीं माना जाएगा अगर हम वोटिंग राइट्स की बात करें। बताओ जल्दी से। देखो, दोनों स्टेटमेंट एक जैसी हैं, ए और बी में ही से ही आंसर निकलेगा। देखो, पहले इसको आउट कर देते हैं, एडल्ट फ्रेंचाइज तो था ही नहीं, है ना, तो डिड नॉट हैव नहीं था, सही बात है ना। लेकिन वुमेन सफरेगेट 20th सेंचुरी का इवेंट नहीं था, वो तो इनिशियली 19th सेंचुरी का था, पूरा 19वीं शताब्दी का था। बात आती है यहाँ पर, क्या महिलाओं और पुरुषों को इक्वल समझा जाता था? नहीं ना, नहीं समझा जाता, तो तभी तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें हैं। ये सही कथन है कि नहीं समझा जाता था, और यहाँ पर लिखा है कि समझा जाता था। समझ गए, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। समझे कि नहीं समझे? देखो कितना सुंदर सवाल है कि पूरे ऐसे रोंगटे खड़े कर दे, है ना। देखो, 1920 से पहले तक महिलाओं को पुरुषों के समान समझा जाता। हाँ, जैसे ही वोटिंग अधिकार दिए तो फिर बराबर नहीं। अरे, वोटिंग अधिकार जब दे दिया तभी तो बराबर हुए, पहले नहीं थे बराबर। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते बहुत आगे पहुंच गए, तो फिर हमें पता चला कि सवालों का सिलसिला अभी चल ही रहा है। चलिए क्वेश्चन को करिए फटाफट से। क्वेश्चन कहता है कि 1990 के दशक में मध्य प्रदेश में तवा मत्स्य संघ द्वारा संचालित संघर्ष निम्नलिखित में से किस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था? इन लोगों से इनका अधिकार छीन लिया गया था। मछुआरे थे ये लोग, और इनका मच्छी पालन का जो बिजनेस था वो पहले इनसे धीरे धीरे लिया गया, फिर इनको कहीं और शिफ्ट किया गया, और 1990 में इनका जो मछली पालन का पूरा था वो एक प्राइवेट, एक निजी ठेकेदार को दे दिया गया, जिससे कि यहाँ पर इनका क्या अधिकार का उल्लंघन हुआ? जीविका का अधिकार, सूचना का अधिकार, भूमि का अधिकार, या फिर वन उत्पाद का अधिकार। तो राइट आंसर है, बिल्कुल सही बात है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैम, इनका वो जीविका का आधार था। ये लोग मच्छी पालन करके अपनी जीविका चला रहे थे, छोटा मोटा पैसा कमा रहे थे, और अगर हम आपसे वो भी छीन लेंगे तो इनकी जीविका का अधिकार इनसे छिन जाएगा। राइट टू लाइवलीहुड इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन लेटर ऑन दे वॉन द केस। ठीक है, चलिए फटाफट से बताओ। पब्लिक फैसिलिटीज चैप्टर नंबर 8, जो क्लास नंबर 8 का चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर पब्लिक फैसिलिटीज से सवाल आया, देख लो। कल पढ़ाया था, सिर्फ दो बातें याद रखनी है और दो ही प्रकार से सवाल आएगा। ठीक है रूबी बेटा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन। असर्शन और रीजन में क्या करना होता है? सिर्फ बिकॉज लगाना होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज राइट टू वाटर एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 2021, चेन्नई का एग्जाम्पल है। बिकॉज एवरी पर्सन शुड हैव यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर। बताओ, कर लोगे? कर लोगे आराम से सवाल को? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू वाटर को एक फंडामेंटल राइट अंडर राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 के तहत एक जो है फंडामेंटल राइट मानता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि हर इंसान को साफ पानी पीने का अधिकार है, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटीज क्लास 8 का सेकेंड लास्ट चैप्टर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन तुम लोग कर लोगे। बताओ जल्दी से। ठीक है, जल्दी बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया।
चलो करते हैं, साइड हो गए हैं बिल्कुल एकदम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट अबाउट प्रोसेस ऑफ सोशल मार्जिनलाइजेशन, ठीक है। सामाजिक हर्षीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन ढूंढना है, आइए चलिए ढूंढने चलते हैं। ढूंढने निकले तो पता चला कि कोई व्यक्ति हर्षीकरण का अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे अलग भाषा बोलते हैं। उनको एक कॉर्नर में बिठाया जा सकता है कि क्या भाषा बोल रहे हैं इंगड़ू पिंगड़ू, है ना। हास्य समूह शक्तिहीनता और पराजय का एहसास अनुभूत करता है। मार्जिनलाइज पीपल एक्सपीरियंस सेंस ऑफ डिसएडवांटेज एंड पावरलेसनेस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है, अच्छा करेक्ट ऑप्शन वाला है भाई सवाल। मार्जिनलाइजेशन इज ऑफ्टन एक्सपीरियंस्ड इन ईदर सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फेयर ओनली। हमें क्या ढूंढना है? हमें कथन सही ढूंढना है, बताओ ए सही है, बी सही है, ए बी सही है या बी सी सही है? जल्दी से बताओ फटाफट से आंसर क्या होगा। आप किसी को उसकी भाषा के आधार पर उसे दूर बिठा सकते हो कि अरे क्या भाषा बोल रहा है, हमें नहीं अच्छी लग रही है तुम्हारी भाषा, हम बस क्लास में इंग्लिश बोलने वालों को बिठाएंगे आज। ये डेफिनेटली मैंने क्या कर दिया, एक मार्जिन क्रिएट कर दिया अपनी क्लास में। दैट शुड नॉट बी द एटीट्यूड ऑफ अ टीचर, है ना। मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर तो चलो फिर भी हिंदी में बातें कर रहे हो, मैं भी आप लोगों के साथ हिंदी में बातें कर रहे हो, है ना, जो हाँ पर मुझे समझ में आ रही है, प्रॉपर हिंदी भी नहीं है जो कि। लेकिन जब हम अपने घर पर जाते हैं, जो हमारी लोकल वर्नाकुलर भाषा है ना, जो हम अपने माँ बाप से अपने भाई बहनों से बात करते हैं, वो डेफिनेटली अलग होती है। तो डेफिनेटली आप कौन सी भाषा बोलते हो, आप कभी दिल्ली में आओगे ना, तो दिल्ली के जो बहुत एकदम ऐसे एटीट्यूड वाले लोग होते हैं, अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो वो अरे इंग्लिश नहीं बोल रहा, अरे कैसे का, वो जज करते हैं आपको। तो आपको एक हास्यकरण जैसा महसूस जरूर होगा जब आप अपने आप को किसी से अलग समझते हो, है ना। तो ये हमारा डेफिनेटली सही स्टेटमेंट है। मार्जिनाइज पीपल एक्सपीरियंस की भाई उनके पास डिसएडवांटेज है, बिल्कुल सही बात है। हमें किसी ने सिखाया ही नहीं, हमें किसी ने शक्तियों का अनुभव ही नहीं कराया, तो जो भी लोग पीछे वो खुद को समझ लेते हैं। देखो हिटलर ने यही करा था, जो यहूदी लोग होते थे उनको यही करा, एक कॉर्नर में घिटोज में वो ले जाता था, वहां पर उनको इतना ब्रेन वॉश कर देता था कि वो लोग समझते थे कि हम ही बेकार हैं और अगर हम आत्महत्या कर लेंगे तो अगले जन्म में हम बहुत सुंदर बन के आएंगे। तो जब आप किसी को रोज एक डेली चीज बोलोगे ना कि तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, तो वो समझ लेगा कि मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। लेकिन वही चीज जब आप किसी को बोलो कि अरे आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, आप तो बहुत सुंदर, तो सोचेगा कि वाह 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 मैं बहुत सुंदर हूँ। समझ रहे हो? तो डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। लोगों को डिसएडवांटेज, शक्तिहीनता और यहाँ पर पराजय महसूस होती है ना। बच्चों को भी होती है, बड़ों को भी होती है, सबको होती है। लेकिन इन सब चीजों को अपने पर हावी नहीं होने देना है। समझ जाना कि संविधान सबसे और सबके लिए ऊपर और सबके लिए बराबर है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। मार्जिनलाइजेशन ऑफ्टन हास्यकरण प्राय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दायरे में किसी एक में ही महसूस किया जा सकता है। थोड़ी स्टेटमेंट एक्सट्रीम हो गई है, यहां पर ध्यान देना, तुम्हारी भावनाओं के साथ बहुत तगड़ा खेला जा सकता है, किसी एक में ही नहीं, तीनों में एक साथ हो सकती है। किसी एक में कहना कि सिर्फ समाज में या फिर सिर्फ आर्थिक में नहीं, सामाजिक के साथ साथ आर्थिक भी हो सकती है, आर्थिक के साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को कौन सी, आप लोगों को राजनीतिक भी देखने को मिल सकती है। तो सी ऑप्शन गलत होगा, सी ऑप्शन थोड़ा सा एक्सट्रीम चला गया है और बाकी ए और बी सही होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी वैसे हमारा करेक्ट हो जाएगा। समझे बात को? ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी एक में नहीं, तीनों में भी एक साथ हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि जो राजनीतिक स्तर पर बहुत ज्यादा कमजोर है वो आर्थिक रूप से सही होगा या फिर वो सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा सही होगा। जिसके पास पैसा नहीं होता, लोग उसको समाज में इज्जत नहीं देते, सुना ये कहावत है ना। तो इस प्रकार से तो ए और बी सही है, लेकिन सी गलत है। सब में होता है, किसी में भी हो सकता है, एक साथ तीनों में भी हो सकता है। चलो करो। जुडिशरी का मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ठीक है बेटा। हिस्ट्री का सिलेबस जल्दी कराएंगे, पहले हम ज्योग्राफी करेंगे एनसीईआरटी मैराथन, देन वील डू हिस्ट्री, ओके। फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे और फिर और मॉक पेपर्स एंड प्रैक्टिस पेपर्स, नए नए सवाल करेंगे। आप चिंता परेशानी मत लो, ठीक है। चलिए, इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम, ये तो अभी आपने बताया था। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, पर मैम इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेटेड है? अ पर्सन कैन अप्रोच हायर कोर्ट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ अ लोअर कोर्ट। बहुत नीचे से ऊपर की ओर बढ़ सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अगर एक बार ऊपर बैठ गए तो फिर नीचे नहीं आ सकते। यही हमारा इंटीग्रेटेड का मतलब होता है। डिसीजंस मेड बाय द हायर कोर्ट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। बताओ,
जो अगर ऊपरी अदालत ने कुछ निर्णय ले लिया तो निचली अदालत पर बाध्यकारी नहीं है। ऊपर की तरफ जा रहे हो तो बस फिर ऊपर ही चले जाओ, फिर नीचे आने का कोई स्कोप नहीं मिलेगा। बताओ। ओनली होगा कि दोनों सही है? दोनों सही है, दोनों ही गलत बोल दिए, ए सही है और बी ट्रू है। देखो करते हैं इसको। अब यहाँ पर एक छोटू सा वर्ड है जो चेंज कर देगा पूरा हमारा आंसर, है ना। देखो, एक व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वो निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लक्ष्मण वाला केस में यही तो था। लक्ष्मण खुश नहीं था, लक्ष्मण ने हाई कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट में भी गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है और ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी का ही एग्जाम्पल है कि पूरी जुडिशरी एक ही माला में पिरोई गई, तीन मोतियां उसके, वही तीन तीन में हमारे हाथ घूमते रहेंगे। लेकिन अगर जो हाई कोर्ट ने कमिटमेंट कर दी, वो यहाँ पर लिखा है आर नॉट बाइंडिंग, निर्णय निचली अदालतों द्वारा पर बाध्यकारी नहीं। अरे बाध्यकारी होते हैं, क्योंकि अगर मान लो कि तुम्हारे घर में सबसे बड़े दादाजी हैं, उनके पिताजी हैं और तुम्हारा भाई है। तुम्हारे भाई ने, है ना, अब हमने इसमें मेल क्यों लिया, चलो कोई बात नहीं, है ना। अब अगर मान लीजिए तुम्हारे भाई ने कोई डिसीजन, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे भाई को कोई डिसीजन बोला, है ना, मतलब हमारे अंदर तो इतनी सभ्यता है कि हम इन सब चीजों को आज भी मानते हैं। तो जो आपके आपके भाई के पाप मतलब आपके पापा ने आपके भाई को चीजें बोली, वो उसको माननी पड़ेंगी। वो अब उनको अगर नहीं मैं तो क्रांतिकारी बन जाऊंगा, मैं तो ये कर। तो यहाँ पर देखो कि अगर बड़े ने कुछ डिसीजन ले लिया तो छोटे पर वो बाध्यकारी है, उसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं, लेकिन ये स्टेटमेंट फिर गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ए सही होगा। सिर्फ समझ में भी आया कि ऐसे लड्डू गोपाल जो है बोले जा रहे हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर, बताओ। क्लास चलेगी मैक्सिमम 10-12 मिनट और। कल मैंने कमेंट पढ़ा कि मैम आप होमवर्क नहीं डिस्कस करते, फिर मुझे लगा कि हाँ यार ये बात तो सही है, लेकिन हम टेलीग्राम पे होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। यू आर अ गुड क्वेश्चन। चलो बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। विपक्ष किस प्रकार सरकार की जवाबदेही को सुनिश्चित करता है? वाह वाह वाह। हमने देखा था ना, विपक्ष होता है एक बहुत बढ़िया, सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की रचनात्मक आलोचना करता है। अरे देखो, तुमने हम कहा था 100 करोड़ वैकेंसी लाओगे, तुम 1 करोड़ भी वैकेंसी नहीं लाए हो। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया से आलोचना करेगा, वो भी एकदम रचनात्मक सोच से। ऐसे डेरोग्रेटिव नहीं कि बहुत मारेंगे नाक तोड़ देंगे, है ना, ऐसे नहीं, अच्छे से प्यार से जनमानस की राय को व्यक्त करके, सत्ताधारी दल की निरकुशताओं पर रोक लगाकर, संसद में बाधाएं डालकर। बाधा डाल देंगे, बम फोड़ देंगे, है ना, एकदम तांडव कर देंगे, ऐसे पूरा का पूरा बैंड बाजा बारात लेके पहुंच जाएंगे। बताओ आंसर क्या होगा। चलिए प्राची बेटा, वेरी सुन एबीसी बीसीडी एसीडी एबीसीडी, बताओ आंसर क्या होगा। नूर बेटा आंसर देंगे। देखो डेफिनेटली वो क्रिटिसिज्म करेगी सरकार की पॉलिसीज का। अगर मान ली कोई ऐसी पॉलिसीज ले ली जिसमें बोलेगा कि अरे ये तो गड़बड़ घोटाला हो गया, बिल्कुल वो पॉलिसीज का क्रिटिसिज्म कर सकता है। लोगों की जो जनमानस की राय है उसको व्यक्त करके, देखो जनमानस जो कह रहे हैं वो तो तुम सुन ही नहीं, अपने अपनी चलाए जा रहे हो। लोग तो नौकरी की बात कर रहे हैं, तुम लोग और ही कुछ मुद्दे में फंसे हुए हो, है ना। चलिए, पुटिंग रिस्ट्रिक्शन और आर्बिट्रेटनेस ऑफ द रूलिंग पार्टी, सत्ताधारी दल अपनी पूरी की पूरी अपनी सत्ता अपने हाथ में लेके कुछ भी ना करना चाहे उस पर भी ये लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस और बीजेपी लड़ती रहती है। आपको समझ आया क्यों लड़ती रहती है? क्योंकि जब दो लोग लड़ते हैं ना तो बेस्ट बेस्ट बातें निकल के आती है ना, एकदम अंदर की सच्चाई बाहर आती है। मान लो तुम और तुम्हारा भाई लड़ रहा हो, एकदम तुम्हारी गुत्तम गुत्ता हो रही हो, और वो कुछ बोले और तुम कुछ बोलो, तो सच्चाई जो है मम्मी पापा के सामने बाहर आ जाती है ना। इस प्रकार से सच्चाई बाहर आए और लोगों तक वो सच्चाई पहुंचे और उस हिसाब से तुम्हें सुधारा जा सके, यानी कि डेफिनेटली रूलिंग पार्टी जो है एकदम अपनी सत्ता में बहुत ज्यादा धारी ना बन जाए। समझे कि नहीं समझे? लेकिन मैम वो डिस्ट्रप्शन नहीं कर सकती है, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में हनन नहीं डाल सकती, बाधाएं नहीं डाल सकती। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी को छोड़ के, और डी 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 इनमें है, तो आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन नंबर ए। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, समझे, ऐसा हो सकता हम समझे और तुम ना समझो। ठीक है, चलो देखो कितना सुंदर सवाल आया है, वाह वाह वाह, है ना। बताओ, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का, जोड़े की बात हो रही है भाई। चलो भाई, यहाँ भी जोड़े की बात हो रही है, इनका भी जोड़ा मिला दो। आज वैसे इतनी शादियां हो रही हैं आजकल, जोड़े का सही रूप से मिलन हो रहा है, मिलन करवाओ भाई इनका। मैम आपकी पीडीएफ नहीं मिलती, हम नहीं देंगे अपनी पीडीएफ। हम क्यों दे तुम्हें अपनी पीडीएफ? हम तुमको क्यों दे अपनी पीडीएफ? अरे इसको बता देना पीडीएफ कैसे मिलती है। ये एक राज है और इस राज को राज ही रहने दो।
ये राज है एक बहुत गहरा। करो भाई आंसर को, सवाल सवाल का जवाब दो। महिलाओं के संपत्ति अधिकार हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 में आया था। इससे लड़कियां अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी मांग सकती हैं, लड़कों अपनी भाई बहन से। थोड़ा सा तमीज से रहा करो, समझो, तुम्हारा हिस्सा कब मांग लेगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, खा जाएगी तुम्हारा प्रॉपर्टी में हिस्सा। ठीक है, चलिए, ये बात सही है। गर्ल्स आर शाय इज एग्जाम्पल ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप। लड़कियां शर्मीली होती हैं, लैंगिक रूढ़िवादी सोच है ये। हम तुम्हें शर्मीले लग रहे हैं कहीं से भी? हमारे कमेंट सेक्शन में जो लड़कियां हैं वो शर्मीली हैं, वो अभी कभी तुम्हारा मुक्का मार के नाक तोड़ देंगी। बिल्कुल शर्मीली नहीं है आजकल की लड़कियां, होती होंगी, लेकिन अपने तो जेंडर स्टेरियोटाइप चेंज कर दे, रूढ़िवादी सोच को काफी पीछे छोड़ के हम लोग आगे आ गए। ठीक है, तो ये डेफिनेटली जेंडर स्टेरियोटाइप होता है। अरे लड़कियां तो शाय होती हैं, लेकिन आजकल की नहीं है। ठीक है, आजकल की तो तुम्हारा मुक्का मार के नाक तोड़ देंगे। ठीक है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जहां पर इंसान पार्टिसिपेट कर रहा है, वो पंचायती राज सिस्टम में आपको देखने को मिल जाएगा। कि गांव में आपने देखा होगा, मैंने देखा है, मेरे गांव में फैमिलीज जो है रहती हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल एकदम ग्राउंड रूट जो है गांव से बिलोंग करती हूँ, लेकिन बहुत समय से दिल्ली में रह रहे हैं। अब जब हम अपने गांव जाते हैं तो हमारे घर के जो ऑब्वियसली पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो जो मेल मेंबर्स होते हैं वो रोज शाम को एक सभा में जाते हैं और वहां पर गांव के मुद्दों, गांव में क्या चल रहा है, सब चीजों का जो है बातें करते हैं। फिर जब एक सभा लगती है मेन, तो वहां पर उन मुद्दों के बारे में बात की जाती है। तो डेफिनेटली पंचायती राज सिस्टम में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है। तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा देवी और सज्जनों, लड़कियां शर्मीली होती हैं, लेकिन होती होंगी हमें नहीं पता, लेकिन लोग ऐसा समझते हैं, है ना? अरे शर्मीली होती हैं लड़कियां, ज्यादा नहीं बोलती हैं। ठीक है, चलिए, ओके, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल कर लो जल्दी से, बताओ। बन रहा है ना सवाल? नहीं भी बन रहा है तो हो जाएगा, इसके बाद तो हो ही जाएगा। वीडियो रुक रुक कर चलता है, तुम देख लेना, तुम्हारा एंटीने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एपिलिएट सिस्टम इन द इंडियन जुडिशरी? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायपालिका में अपील की व्यवस्था का सही आरोही क्रम है? सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया, फिर उसको हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, फिर उसको सेशन कोर्ट में लेके जाएंगे। सेशन कोर्ट यानी कि जो आपका एकदम निचला लेवल का है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ऊपर से आरोही क्रम में, यानी कि ऊपर से सीढ़ियों से ऊपर चलेगा, फिर नीचे नहीं आ सकते, नीचे की सीढ़ी हटा दी जाएंगी। चलो, सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट में जा सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट, ये तो स्पेलिंग ही गलत हो गए। क्या हुआ? नहीं, अभी टाइम लगेगा। ठीक है, बताओ आंसर क्या होगा। ऊपर से निचले ओर, सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट से सेशन कोर्ट में नहीं जा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। मेट्रोपॉलिटन न्यायालय, उच्च न्यायालय, सेशन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट उल्टा लिखा है पूरा, इधर से इधर होना चाहिए था, एरो इधर होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान ने कह दिया तो फिर किसके पास चले गए? छोटे मोटे टीवी एक्टर के पास चले गए, और फिर थिएटर आर्टिस्ट के पास चले। ये भी नहीं हो सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझे कि नहीं समझे? छोटे से बड़े आरोही क्रम में, और सबसे बड़ा और सबसे सुप्रीम इज ऑब्वियसली आर प्यारा सलमान खान, नहीं, हमारे प्यारे सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता कौन निभाते हैं? हमारे सीजीआई। बताओ आंसर। ठीक है, चौहान बेटा, जो मेट्रो सिटीज में होता है, मेट्रो सिटीज में होता है ना, मेट्रोपॉलिटन, बताओ जल्दी से आंसर। थैंक यू सो मच जैस्मिन, यू आर सो स्वीट। चलो आंसर करो। क्वेश्चन के नंबर्स भी करके थे, हाँ मैंने नोटिस करी ये बात कि थोड़ा ऐसा होना चाहिए, बट ठीक है। ऐसे अ, एक छुपे रुस्तम वाली बात होती है, तुम पता ही नहीं चला हमने कितने क्वेश्चन पढ़ लिए बातों बातों में। चलो आंसर क्या हो जाएगा, देखो। एक बैलेंस मीडिया रिपोर्ट बनानी है, अंडरस्टैंडिंग मीडिया वाले चैप्टर से आया है, केवल सरकार के दृष्टिकोण की चर्चा की गई हो। बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार के दृष्टिकोण से हमें क्या करना है? हमें जनता का भी दृष्टिकोण दिखाए। क्या जनता सही में खुश है? सरकार बोलेगी तो मैंने तो जो है अनुपरमा को जो है और करिश्मा को 1-1 करोड़ रुपए दे दिए हैं, और उन दोनों से पूछा ही ना रहा है तो मिले भी 1 करोड़ बोलेंगी। उनसे पूछा ही नहीं जा रहा तो बोलेंगी क्या? गलत बात है। वो वन दैट इज प्रो पीपल एंड एंटी प्राइवेट कंपनी, वह जो लोगों की तरफ से और निजी कंपनियों के खिलाफ बोलती है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्या एंटी प्राइवेट कंपनी प्राइवेट कंपनी उसके बोलेगी, है ना? ऐसा नहीं।
वह जो समाज के पीड़ित समुदाय के दृष्टिकोण को चर्चा करती हैं कि भाई बाकी जो पीड़ित नहीं उनके जिंदगी में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती है, लेकिन वो जो सभी जिसमें सभी पक्षों की बात होती है, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो निजी हो, चाहे वो सरकारी हो, चाहे कुछ भी हो, एक बैलेंस रिपोर्ट होती है कि आप किसी का धर्म ईमान या किसी का समुदाय देख के या फिर किसी की सरकार का दृष्टिकोण देख के नहीं, बल्कि सबका बताओ, सबके साथ सबका विकास वाली बात है। ठीक है, चलिए। अरे जो है फटाफट से करते हैं आंसर, करो। ठीक है बेटा, ओके। चलो सवाल करो। द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी वॉज कॉइन्ड बाय, विविधता में एकता, अनेकता में एकता किसके द्वारा रचा गया शब्द है? इंदिरा गांधी जी द्वारा। दुनिया की सबसे भयंकर डेंजरस इमरजेंसी इन्होंने लगाई थी। हमारे प्यारे बी आर अम्बेडकर जी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, या फिर महात्मा गांधी जी द फादर फॉर नेशन द्वारा? बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं है। इसका सही जवाब है 100% ए भी नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी भी नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कौन सी किताब में ये कहा है? बिल्कुल यहाँ पर कुमुदिनी बेटा, बहुत ही सुंदर नाम है एक तो तुम्हारा। ठीक है मैम, ब्रेक ले लो, थक गए हम अभी से। इस शरीर को तोड़ो भाई थोड़ा, ऐसे कैसे थक गए? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, है ना, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। देखो लेफ्ट हैंड से भी हम कितना सुंदर लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर अपनी कलाकारी नहीं दिखाएंगे। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया यहाँ पर सवाल होगा। कल मैंने इतना ज्यादा पढ़ाया ना आप लोगों को, मेरा बहुत ज्यादा बॉडी पेन हुआ जाके घर पे। ठीक है, कि पूरा ऐसा लग रहा था कि ये हाथ तो किसी ने ऐसे ही पूरा तोड़ मरोड़ दिया हो, ऐसे लग रहा था कि है ही नहीं, है ना। कन्फ्यूज ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की किताब है, इन्होंने यूनिवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल सेट किया है। ठीक है, चलिए भाई देवी और सचनो, आगे बढ़ते हैं, फटाफट से करते हैं, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा बिना सोचे समझे। ठीक है, वेरी गुड, इट्स दी हेमा बेटा, वेरी नाइस, इट्स द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, मुझे तो लगा मेरा गलत हो गया। नहीं नहीं, तुम्हारा सब कुछ सही है। डैश वे विचार हैं जब हम लोगों को एक छवि में बांध लेते हैं कि लड़कियां तो शर्मीली होती हैं। बताओ। प्रोडिजाइज मतलब होता है जब आप किसी को नेगेटिव टर्म्स में देखो, है ना। और भेदभाव आपको पता है, जब आप किसी के साथ कुछ भेदभाव करो, दो लोग सामने बैठे हैं, एक को फेवर कर रहे हो और एक को फेवर नहीं कर रहे हो, है ना। और आउट ग्रुप होता है बहु समूह। चलिए बताएंगे, समूह से बेसिकली किसी को बाहर निकाल देना। लेकिन जब आप किसी एक लोगों को मतलब कुछ लोगों को एक ही पर्टिकुलर इमेज में, कि गर्ल्स शाय होती हैं, यानी कि होती होंगी लड़कियां शाय, हम तो नहीं है, तो लेकिन हमें भी हमको भी शाय बोलने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन हम तो बिल्कुल भी शाय नहीं है, है ना। तो यहाँ पर बेटा स्टेरियोटाइप हमारा सही जवाब होगा। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखो क्या है, लेखपाल भाई फिर से आगे दहेज लेने। चलिए करते हैं। ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था में लेखपाल का कार्य है क्या? कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना, सिंचाई का प्रबंध करना, ग्राम सभा की सूची तैयार करना, या फिर ग्राम पंचायत के फंड का नियंत्रण करना? चलो बेटा बताओ आंसर। बिना सोचे समझे आंसर यही होगा, इसका एक ही काम है, लेखपाल है, कानून गो है, ये विलेज ऑफिसर है, यही सब कुछ है, और यही एकदम पटवारी है ना। पटवारी जी, पटवारी जी आए हैं, आइए आइए पटवारी जी बैठिए। पटवारी जी को ऐसे दे के मारे 2 लाख और उसने दूसरे की जमीन भी हमारे नाम कर दी कि जाओ सिमरन जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है, तो पटवारी का काम होता है लैंड रिकॉर्ड्स और जमीन, और ये रूरल एरिया में होता है क्योंकि लोगों के पास जमीन होती है और उस पर वो खेती करते हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन तुम लोग कर लोगे इतना तो मुझे तो पता ही है। संचार माध्यम की भूमिका के संदर्भ में देख रहे हो, 60-70 सवाल करा देंगे आज ही, क्योंकि सिविक्स तो पूरी कंप्लीट और करनी है ना। संचार माध्यम की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रिगार्ड टू द रोल ऑफ मीडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या सही बताना, गलत बताना, करना क्या, पढ़ लेते हैं पहले। मीडिया डिसाइड व्हाट दे वुड फोकस ऑन अकॉर्डिंगली सेट्स द एजेंडा। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, और इस तरह वे एजेंडा निश्चित कर देते हैं। चलो दूसरा देखते हैं क्या बात है। देर इज इंटरफेरेंस एट टाइम्स बाय स्टेट एजेंसीज ऑन व्हाट इज बीइंग पब्लिश। संचार माध्यमों द्वारा प्रकाशित सामग्रियों में कभी कभी राज्य एजेंसी द्वारा दखल भी होती है। ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों ही गलत है, बताओ भाई। बहुत बढ़िया शशि बेटा, वेरी नाइस। निर्मला सीतारमन जी भी आई भाई हमारे सेशन में, नमस्कार मैम आपको।
भाई साहब बहुत तेज भूख लग रही है। यस, वेरी गुड एवरीवन, द राइट आंसर विल बी सी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये कौन बताएगा कि सी मतलब स्टेटमेंट कैसे सही हो सकती है? देर इज इंटरफेरेंस टाइम बाय स्टेट एजेंसी। स्टेट एजेंसी मतलब अब यहाँ पे राज्य सरकार भी समझ सकते हो, पूरा देश भी समझ, पूरे कोई सी भी सरकार समझ सकते हो। बिल्कुल सी सही है बेटा, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन ये कौन बताएगा कि क्यों करेक्ट है? एक वर्ड है सेंसरशिप। रिमेंबर व्हाट आई टॉट यू यस्टरडे? आप लोगों को याद होगा थोड़ा सा, कल मैंने आपको एक सेंसरशिप सब समझाया था कि डेफिनेटली ऐसा भी नहीं है कि मीडिया के पास सारी पावर होती है। कभी कभार सरकार सेंसरशिप भी लगा सकती है, वो इंटरफेरेंस करती है कि क्या मूवीज में वो कुछ सीन कटवा देती है, उसके लिए उन्होंने पूरा सब कुछ बनाया हुआ है ना? सेंसरशिप बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। और वो बहुत सारी चीजों को, आर्टिकल्स को छपवाने से रोक भी सकती है। तो डेफिनेटली देयर इज सर्टन काइंड ऑफ लगाम, देयर इज सर्टन काइंड ऑफ कंट्रोल ओवर व्हाट इज बीइंग पब्लिश्ड इन दी मीडिया। ओके, चलिए देखो कितने कितने क्या कह रहे हैं। मैम मैं भोजन कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ कर लीजिए। बताए ऐसा इतना बुरा व्यवहार, आप खाना खा रहे हो और मुझे बता भी रहे हो? गलत बात है, बहुत बड़ी गलत बात है। और देखो कह रहा पालक पनीर बनाया है। क्या ही कीजिएगा, समझ में आया? सेंसरशिप होती है तो सरकार यहाँ पर इंटरफेरेंस भी करती है। ओके, करो सवाल को। हाँ ये अच्छी बात है। मैम आज मेरा व्रत है, खाने की बात मत कीजिए। ये यू आर अ गुड क्वेश्चन, यू क्वेश्चन डोंट हर्ट मी। आप सब बताएंगे हम भी खाना खा रहे हैं, गलत बात है भाई, हमें मत बताओ, जो खा रहे हो खा लो। किस संगठन ने उच्चतम न्यायालय में मैला उठाने की प्रथा के खिलाफ याचिका दायर की है? तवा मत्स्य संघ, स्वास्थ्य फाउंडेशन, सफाई कर्मचारी आंदोलन या फिर आरोग्य सेवा? बताओ बेटा। बहुत सिंपल सा सवाल है, इसका आंसर सी होगा। सफाई कर्मचारी आंदोलन चलाया गया था, मैनुअल स्केवेंजिंग, जो मैला उठाने की प्रक्रिया थी, प्रथा होती थी, उसको हटाया गया है और ये हमारा आंदोलन कहलाया जाता है। सफाई कर्मचारी आज ये लोग सफाई करते हैं डेफिनेटली, बट लोगों का मैला नहीं उठाते हैं। दे आर इक्विप्ड, बहुत सारे इक्विपमेंट्स इनको दिए जाते हैं, ठीक है? आजकल उनको दस्ताने दिए जा रहे हैं, मास्क दिए जा रहे हैं, कपड़े पूरे प्रॉपर जो है दिए जा रहे हैं, है ना? तो डेफिनेटली इन्होंने आंदोलन चलाया था कि इस चीज पर अब बैन लगाया जाए, मैनुअल स्केवेंजिंग ना करनी पड़े, शौच बनाओ और अब फिर हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। बताओ जल्दी से आंसर, जल्दी से बताओ। चलो, कौन सा आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिका लोगों के लिए समान अधिकारों को मांग कर रहा था? 1964। बार बार नहीं करेंगे, देख लो तो कितनी बार आ चुका है। कुछ भी नहीं होगा, आंसर होगा सिविल राइट्स मूवमेंट 1964 में, बराबर के अधिकारों समानता की मांग, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करके। आंसर कीजिए भाई, 2 घंटे लगभग होने को आए हैं। लगातार 2 घंटे तटस्थ रूप से मेहनत करने के बाद मेरे नौजवानों की एनर्जी अभी भी एकदम सीमा पार कर लेंगे, एकदम चाइना में घुस जाएंगे, पाकिस्तान को उड़ा के फेंक देंगे, इतनी ज्यादा जो है यहाँ पर एनर्जी है अभी भी। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मेहनत करते रहो बेटा, बहुत आगे जाओगे। निम्नलिखित में से क्या एक विविधता नहीं बल्कि भेदभाव का उदाहरण है? एक अपार्टमेंट में कुछ लोग होली मना रहे थे तो कुछ लोग दिवाली नहीं क्रिसमस। इन अ स्कूल सम चिल्ड्रन सैट ऑन चेयर व्हिले सम अदर सैट मेड टू सिट ऑन द ग्राउंड। एक स्कूल में कुछ बच्चों को कुर्सियों पर और कुछ को जमीन पर बिठाया गया। एक बाजार में कुछ विक्रेता नॉनवेज बेच रहे थे तो कुछ वेजिटेरियन खाना बेच रहे थे। एक गली मोहल्ले में कुछ घर सफेद रंग के हैं तो कुछ पीले, नीले पीले सतरंगी। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा? आंसर डिस्क्रिमिनेशन का पूछा है, भेदभाव का पूछा है। देवी और सज्जनों आंसर कहाँ है? आंसर एग्जाम्पल है भेदभाव का कि कुछ बच्चे ऊपर बैठे हैं और कुछ बच्चे नीचे बैठे हैं। ये साफ तौर पर भेदभाव का एक बहुत ही सुंदर तरीके से जवाब है। कुछ लोग पता है जिंदगी में कभी खुश नहीं हो सकते, तुम्हें देख के, है ना? उनका हमेशा मुंह ना, या आपको आगे बढ़ता वो नहीं देख पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शिट मैन, शिट, है ना? होता है ना, आपके साथ भी होता ही होगा। चलिए, कितने सवाल बचे हुए ये बता देंगे तो हम फिर तो कोई फायदा नहीं, 3 4 सवाल बचे हुए हैं, है ना? अब मुझे कमेंट सेक्शन में जब वीडियो अपलोड होके मिल जाएगी तो जरूर बताना कि तुम्हारे कितने सवाल बने, ठीक है? चलो, अगला क्वेश्चन करते हैं। अमार जीवन का सवाल है, हमार जीवन तुम्हार जीवन किसका जीवन? ठीक है, चलिए।
फटाफट से, हमारा जीवन डैश एक के अनुभवों का विवरण करती हुई एक आत्मकथा है, फर्स्ट फीमेल ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडियन वुमेन, एंड वेरी ब्यूटिफुली शी वाज 60 इयर्स ओल्ड व्हेन शी रोट दिस। सो डू लेट मी नो शी वाज व्हाट, शी वाज आध्यात्मिक गुरु, शी वाज गृह सेवक या फिर गृहिणी या फिर दलित। वो एक महिला थी और वो महिला एक हाउसवाइफ थी। और उनका नाम भी जरा बता दो जल्दी से एक बार, क्या नाम था इन महिला का, हमारी प्यारी सी, कभी समय लगे और जब आप टीचर वीचर बन जाओ, बहुत दुनिया में फुर्सत हो तुम्हारे पास, तो ये किताब जरूर पढ़ना। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। व्हाट वाज द नेम, राज सुंदरी देवी, वेरी नाइस, शी वाज राज सुंदरी देवी जी। बहुत ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल विमेन, एंड वी शुड बी ऑल पे ट्रिब्यूट टू हर कि भाई इतना बढ़िया इन्होंने काम किया। रात को जब सब लोग सो जाते थे तो ये सारी चीजें करती थी, अपने किचन में छुप छुप के खाना बनाते बनाते चीतों को पढ़ती थी। तो आप सोच रहे हो भाई, तो आप तुम लोग यूट्यूब पे बढ़िया से मस्त पढ़ रहे हो सारी चीजें, है ना, लेकिन ये सारी चीजें। ओके प्रज्ञा बेटा, चलिए आंसर आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फटाफट से करो। सिर्फ दो और सवाल बचे हैं। हमारी मैथ्स थोड़ी सी खराब है कि दो को भी तीन बता देते हैं। चलो जल्दी से बताए, तुम्हारी मैथ्स कैसी है, अभी बातें करेंगे, रुक जाओ। ठीक है, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005? निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित नहीं है? नहीं ढूंढना है, संबंधित नहीं है, नॉट है भाई, इज नॉट रिलेटेड। कह रहा है कि 2005 में हमने डोमेस्टिक वायलेंस वाला कानून लेके आए थे। वो महिला का उसके पति द्वारा यौन उत्पीड़न से उसका बचाव करता है, घर के भीतर मौखिक और भावनात्मक धमकियों उसका प्रोटेक्शन करता है, घर के भीतर एक महिला का आर्थिक शोषण हो रहा है, महिला की जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव। सामाजिक भेदभाव करता है डोमेस्टिक वायलेंस कवर, बताओ जल्दी से, नहीं करता ना? बिल्कुल सही है, वो सामाजिक जो है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है, सामाजिक भेदभाव को वो नहीं देखता है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ राइट आंसर। नहीं देखता है, बाकी तीन को देखता है। चलिए, अब आ जाते हैं हमारे सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एससी एंड एसटीज, बताओ 1989 में लाया गया अत्याचार निवारण कानून निम्नलिखित में से किन्हें संरक्षण प्रदान करने की चेष्टा करता है? क्या वो ओबीसी को देता है, महिलाओं को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को, या फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियां? आंसर सिंपल है, ये तो हमने पढ़ा था, इसको क्या है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, इसको एससी एंड एसटी एक्ट भी कहते हैं। क्या है, इसको ही हम लोग एससी एंड एसटी एक्ट भी कहते हैं। एससी, अब पेन का बहुत मूड खराब है, कह रहा आज तो बहुत ही बड़ा बड़ा बताऊंगा सबको सब कुछ। एससी एंड एसटी एक्ट भी कहते हैं, ठीक है, और इसी को ही प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज भी कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। 1989, ठीक है। तो ये बताओ किसके था, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो मेरे मुंह से गलती से पहले ही जवाब भी निकल गया था, बट कोई बात नहीं, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ आता है तुम्हें। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे सवाल का आखिरी, हमारे क्वेश्चन का आखिरी पड़ाव, और ये है देवियों सज्जनों 7 करोड़ का प्रश्न तुम्हारे सामने। किसी नागरिक के भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में जाने का अधिकार, यानी कि वो सबसे इंपॉर्टेंट अधिकार जिसको हमारे प्यारे बी आर अम्बेडकर जी बहुत सारे नामों से भी बुलाते हैं, वो कौन सा है? वो कौन सा है जो सारे नागरिकों को भौतिक अधिकारों का हनन होने पर उसके द्वारा न्यायालय में पेश होने की सुनिश्चित करता है? बताओ बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज आर्टिकल 32, एंड दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एज पर ऑप्शन नंबर बी, आपका अगर बाकी 5 फंडामेंटल राइट्स का कुछ भी उल्लंघन हुआ है तो आप सीधा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं कि मुझे तो शिवाजी ने ये बोला, मुझे तो अनुपम ने वो बोला, और अब मैं उसके खिलाफ याचिका दायर करना चाहता हूँ। फिर अनुपम बोलेगा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ये केस झूठा है, और वो बिल्कुल बरी हो जाएगा। यस, ही हैज कॉल्ड इज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। चलिए, और यहाँ पर हमारा सवालों का सिलसिला समाप्त हो जाता है। चलिए अब बताएं जल्दी से, सवालों का सिलसिला समाप्त। अब 7 करोड़ मिलेंगे आपको, लेकिन थोड़ी उसमें समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 1-2 साल लग जाएंगे। भिजवाएंगे ना, सारे 7 करोड़ इकट्ठे भी तो करने पड़ेंगे, समझ रहे हो?
ठीक है विभा बेटा, वेरी नाइस। लेट्स लर्न बाय डूइंग समथिंग। वेरी नाइस, गुड यूजर नेम। चलो, मजा आया? हाउ मच क्वेश्चंस वी डिड 62 क्वेश्चंस राइट? भाई साहब 62 क्वेश्चन कर लिया हमने, गर्व सा ही महसूस हो रहा है एकदम। अगली बार से ना वही करेंगे, क्वेश्चंस का नंबर फिक्स नहीं कर सकते। कभी पता है मूड होता है कि 40-50 पूछ दें, कभी होता है कि 19 क्वेश्चन में ही 2-3 घंटे बीत जाते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे होता है हमारे साथ कि कभी डिटेल में पढ़ा देते हैं तो कभी टिक 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 करते हुए। चलिए ठीक है, समय का पता ही नहीं चला। ऐसा ही होता है मेरे साथ, वक्त ऐसे ही बीत जाता है एकदम हौले हौले। ठीक है, थैंक यू सो मच कृति। चलिए, ओके। और कोई दिक्कत परेशानी? पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ बताइए तुम्हें कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, फीलिंग सो 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 सुपर प्राउड ऑफ यू। अगर आपको जो है भूलने की शक्ति है आपके पास, तो तुम लोगों को रिवीजन की शक्तियों पर थोड़ा हावी होना पड़ेगा। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी और अब हम मिलेंगे मंडे को एक नई मैराथन के साथ। ये चलिए, ज्योग्राफी करेंगे मोस्ट प्रोबेबली। हिस्ट्री में करने का आ गया तो हिस्ट्री कर लेंगे, लेकिन ज्योग्राफी रहेगा 99%। अब 1% चांस तो किसी चीज का होता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है। हम कुछ काम से गए थे बहुत जरूरी, और कुछ बहुत जरूरी काम था इसलिए जाना पड़ा। एंड वो काम अवॉइड नहीं हो सकता था, एंड वो भी आपको बता दिया जाएगा किस लिए था, क्यों था। एंड बस यही था। ठीक है, अदरवाइज तुम्हारे लिए बहुत सब कुछ यार सोचा हुआ है, करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके। हाँ जी, ज्योग्राफी मंडे को ज्योग्राफी का मैराथन। मैंने ये चीज नोटिस करी है, सिविक्स थोड़ी सी कम टाइम में हो गई, ज्योग्राफी विल इवन टेक मोर टाइम। तो थोड़ी चीजें प्लान हो रही हैं, आप चिंता परेशानी मत करो। एंड दिस क्लास वाज फॉर पेपर 2। मैं रोज बोलना भूल जाती हूँ, भाई हम पेपर 2 कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप लिख देना। ठीक है, चलिए, ओके। चलिए, आप सभी को ढेर सारा प्यार, लॉट्स ऑफ लव टू ईच वन ऑफ यू, लव यू ऑल सो मच, विल सी यू इन माय नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।